हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं अलाउंसेस का पार्ट। इसमें सबसे पहले देखेंगे मीनिंग, फिर देखेंगे टैक्सेबिलिटी का पार्ट, जिससे ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से अलाउंस फुली टैक्सेबल हैं, कौन से पार्टली टैक्सेबल हैं और कौन से फुली एग्जेम्प्ट है, यानी कौन से होली एग्जेम्प्टेड अलाउंस है। अब देखिए, ये है अपनी सैलरी की 5th वीडियो। इससे पहले मैं आपको सैलरी की 1 to 4 वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आपने प्रोविजंस ढंग से नहीं देखे, तो प्रोविजन ढंग से देखिए। मैंने आपको जो क्वेश्चन कराए हैं कुछ, जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराए हैं ग्रेचुटी का, लीव सैलरी एनकेशमेंट का, पेंशन का, इसके अलावा वीआरएस का, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का, और बेसिक सैलरी का मैंने आपको दिया था। तो वो ढंग से कीजिए, जिससे आपके प्रोविजन भी क्लियर होंगे। पास्ट ईयर के एमसीक्यू जब भी कराता हूँ तो पहले सॉल्व कीजिए। जो भी मैं आपको अनसॉल्व पीडीएफ देता हूँ तो पहले सॉल्व कीजिए। ये नहीं कि सिर्फ मैंने वीडियो प्रोवाइड कर दिया लिंक, उसके बाद आप सॉल्व कर रहे हैं या देख के सॉल्व कर रहे हैं, उससे कभी भी आपका एवोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो अनसॉल्व पीडीएफ को जरूर सॉल्व कीजिए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखिए। आपके पास कोई ना कोई रेफरेंस बुक होती है, जैसे अरिहंत की, ट्रूमैन की, उपकार की, या किसी भी अदर पब्लिकेशन की, या आपने प्राइवेट कोचिंग की खरीदी हुई होती है, तो उनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखिए। यही टॉपिक नहीं, चाहे कोई सी भी यूनिट हो, सबके, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की तब जाके इनसे रिलेटेड कंटेंट क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख रहे हैं मीनिंग ऑफ अलाउंस का पार्ट। देखिए, मीनिंग समझने के लिए एक सिंपल सा आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैं जयपुर रहता हूँ और जयपुर में ये कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे 30,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी मिल जाती है। ठीक है, अब मेरा मार्केटिंग का काम है, तो व्हीकल मेरा खुद का है, और कंपनी मुझे पेट्रोल के एक्सपेंस नहीं दे रही, मान के चलिए। और कंपनी क्या बोल रही है कि पेट्रोल के एक्सपेंस आपके ही लगेंगे, इस सैलरी में से आपको देखना है। ठीक है, तो मान के चलिए मेरे 4,000 रुपीज़ पर मंथ लग जाते हैं, कभी 3,500 लग जाते हैं किसी मंथ में 3,000 लग जाते हैं। तो अप्रॉक्स एवरेज मान लीजिए 4,000 लगते हैं। तो 30 में से 4 गए मेरे पास, बाकी कितने बच गए? 26 बच गए। तो मुझे सैलरी के अलावा तो कुछ अमाउंट मिला ही नहीं। लेकिन अगर मुझे कंपनी अलग से कन्वेंस अलाउंस देती, कहने का मतलब मेरी 30,000 सैलरी तो होती, 1 मिनट ही हटा देता हूँ। तो अगर मेरी 30,000 सैलरी होती, इसके अलावा कंपनी मुझे कन्वेंस अलाउंस देती, कितने का? अराउंड मान के चलिए अप्रोक्स 3,000 रुपये का देती पर मंथ। ठीक है, तो ये सैलरी के अलावा हो गया, जो कि फिक्स क्वांटिटी ऑफ मनी है, जो कि मेरी सर्विस से कनेक्टेड है। सर्विस की मेरी ज़रूरत है कि मुझे मार्केटिंग करनी है, तो मेरी जॉब की कंडीशन से रिलेटेड ही है। अब मुझे पता है कि अगर ये दे देगी तो मेरा बहुत बेनिफिट होगा। मेरा जो पेट्रोल का एक्सपेंडिचर लगता था, क्या पता वो बच जाए, क्या पता वो कम हो जाए। मान के चलिए कि मार्केटिंग के मेरे 4,000 के पेट्रोल के एक्सपेंस लग गए किसी महीने में, तो कंपनी ने मुझे 3,000 का अलाउंस दे दिया था, तो मेरे एक्स्ट्रा कितने लगेंगे? सिर्फ 1,000 ही लगेंगे। अगर मान के चलिए किसी महीने सिर्फ 2,500 ही मेरे पेट्रोल के एक्सपेंस लगे, तो कंपनी ने कन्वेंस अलाउंस कितना दिया था? 3,000। तो 500 रुपये मेरी जेब में आ गए, बच गए। ठीक है, किसी महीने मेरे सिर्फ 1,000 ही लगे मार्केटिंग के, तो 2,000 मेरे बच गए, क्योंकि कंपनी ने कन्वेंस अलाउंस कितना दिया? 3,000 दिया। तो एक तरीके से इसका मतलब क्या हुआ? सैलरी के अलावा फिक्स क्वांटिटी ऑफ मनी का वो पार्ट जो रेगुलरली एम्प्लॉय को दिया जाता है। ठीक है, सैलरी, फी, बोनस, कमीशन, उसके अलावा याद रख लेना। ठीक है, जो सर्विस से कनेक्टेड होता है, जो आपकी सर्विस की रिक्वायरमेंट से रिलेटेड होता है, या जब भी आपकी सर्विस की कंडीशंस चेंज होती है तो उसके लिए एक तरीके से आपको इंसेंटिव दिया जाता है। ये मान के चलिए फिक्स क्वांटिटी ऑफ मनी दिया जाता है, इंसेंटिव नहीं, फिक्स क्वांटिटी ऑफ मनी दिया जाता है। जैसे जयपुर में मैं जॉब कर रहा हूँ, मैंने बताया। अब वो सारी जो कंपनी है, सारी की सारी वो मुंबई में ट्रांसफ़र हो गई, यानी उसका प्रोसेस सारा का सारा मुंबई में ट्रांसफ़र हो गया। मुझे 30,000 रुपीज़ सैलरी मिलती थी। ठीक है, उस कंपनी ने बोला अगर आप मुंबई में आओगे तो आपको 40,000 रुपीज़ सैलरी मिलेगी। ठीक है, अलाउंस के नाम पे सिर्फ कन्वेंस अलाउंस मिलता था और कुछ नहीं मिलता था। तो मैं क्या बोलूँगा कि भैया अलाउंस तो चलो मिलता था, ठीक है, लेकिन वहाँ तो मेरा कोई नहीं है, तो मुझे रेंट पे क्या करना पड़ेगा? रूम लेना पड़ेगा। मेरे को कुछ बनाना नहीं आता, तो अगर मैं सब्जियाँ लेके आऊँगा तो मुझे कुक हायर करना पड़ेगा, या बनाना नहीं आता तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टिफ़िन सेंटर हायर करना पड़ेगा, तो उसके भी चार्जेस लगेंगे। मान के चलिए मुंबई जैसी जगह महंगी, वहाँ पे रहना खाना पीना महंगा है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, तो उस केस में रेंट कितना लगेगा? 10,000 रुपीज़ पर मंथ लग जाएगा। इसके अलावा है ना, फूड फैसिलिटी लूँगा 6,000। यहाँ पे मुझे घर का खाना मिलता था आराम से, यहाँ पे मेरा रेजिडेंशियल हाउस था, किराया नहीं देना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे किराया देना पड़ रहा है, फूड के देने पड़ रहे हैं। ठीक है, कपड़े धुलवाने के लिए लॉन्ड्री फैसिलिटी उसके देने पड़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस अलग से देने पड़ रहे हैं। जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे घर पे ही एक तरीके से अमाउंट चले जाता है, यानी फादर ही दे देते थे, मान के चलिए। तो एक तरीके से मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। 20,000 ये इतना तो मेरा एक्सपेंस ही हो गया, बाकी नहीं बचा। तो मैं एक तरीके से मोटिवेट होऊंगा ही नहीं। तो कंपनी क्या करेगी, क्या बोलेगी कि हम आपको 40,000 सैलरी के अलावा क्या दे रहे हैं? हाउस रेंट अलाउंस दे रहे हैं। इसका मतलब 10,000 रुपीज़ दे दिया। अब वो कंपनी ने बोल दिया कि इतना हम आपको दे रहे हैं, अब आप ढूंढ लीजिए घर। अगर आपको पता है कि मुंबई में आपका जानकार है, ठीक है, जो आपको आपसे रेंट नहीं लेता, तो इसका मतलब 0 रुपये आपको देने पड़ेंगे, तो आपके 10,000 पूरा का पूरा फ़ायदा हो गया। ऐसे भी हो सकता है।
पर क्या पता आपको 8,000 में रूम मिल गया, तो आपके 2,000 बच जाएंगे, क्योंकि कंपनी ने अलाउंस क्या दिया, फिक्स क्वांटिटी ऑफ मनी आपको दे दिया। अब उससे ज़्यादा खर्च करो या कम करो आपके ऊपर है, या खर्च ही मत करो, क्योंकि मैंने क्या बताया कि मुंबई में आपका एक और घर है या आपका रिलेटिव रहता है, वहाँ पे आप रह रहे हो, तो आपका पूरा का पूरा अमाउंट बच जाएगा, एक्सपेंडिचर बच जाएगा। तो उस एक्सपेंडिचर को कंपनसेट करने के लिए, ठीक है, जो भी अनयूजुअल कंडीशन में आप गए हो उसको कंपनसेट करने के लिए आपको अलाउंस मिलता है। देखिए कोई आर्म फोर्सेस के जो मेंबर होते हैं, कहने का मतलब सेना के जो जवान होते हैं, वो बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पे क्या करते हैं, काम करते हैं, हाई एल्टीट्यूड एरिया पे काम करते हैं, समुद्र लेवल से यानी सी लेवल से 9,000 फीट से ऊपर, 15,000 फीट से ऊपर, जैसे आप लेह लद्दाख देखते हो, जम्मू एंड कश्मीर का सियाचिन एरिया हो गया, बर्फ़ वाला एरिया हो गया। तो उस केस में क्या होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा अलाउंस मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वो डिफ़िकल्ट एरिया हो गया, टिपिकल एरिया हो गया। तो एक तरीके से उन्हें बेनिफिट देने के लिए, प्रमोट करने के लिए कि भाई आप इतनी टिपिकल कंडीशन में काम कर रहे हो, आपकी अनयूजुअल कंडीशन है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए आपको सैलरी के अलावा फिक्स क्वांटिटी ऑफ मनी प्रोवाइड किया जाता है। समझ गए? तो ये हो गया अलाउंसेस। अब देखिए आप बोलते हो सर परक्यूजिट्स भी होता है एक, जो कि हम अगली वीडियो में देखेंगे, उसमें क्या डिफरेंस है। देखिए अगर मैंने बोला कि आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, तो ये तो अलाउंसेस का पार्ट है। लेकिन कंपनी ने क्या बोला कि आप आइए मुंबई में, हमारे पास फ्लैट्स हैं, वहाँ पे रहिए, तो हम आपको क्या दे रहे हैं, रेंट फ्री एकोमोडेशन दे रहे हैं। आपको रेंट देने की ज़रूरत नहीं है, आप उन फ्लैट्स में रहिए, जो भी इलेक्ट्रिसिटी के वहाँ चार्जेस लग रहे हैं हम आपको फैसिलिटी दे रहे हैं। यानी अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल कभी 4,000 का आ रहा है तो वो भी हम देंगे, कभी 10,000 का आ रहा है वो भी हम देंगे। हम आपको फिक्स अमाउंट नहीं दे रहे। अगर मैंने बोला कि मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस दिया, कितने का, 3,000 पर मंथ का, अब आपका बिल कितना आ रहा है, 5,000 आ रहा है, कभी कितना आ रहा है, 1,500 आ रहा है, कभी कितना आ रहा है, 1,800 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने तो आपको 3,000 रुपये अलाउंस दे दिया, मैं एक एम्प्लॉयर हूँ आपका। अब आपका 5,000 का बिल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अगर आपका 1,800 1,800 का बिल आ रहा है, तो आपके 1,200 रुपये बच गए, 1,200 रुपये बच गए। तो वो एक अलाउंस हो गया। लेकिन फैसिलिटी में क्या हो गया कि 5,000 का बिल भी आ रहा है, 3,000 का बिल भी आ रहा है, 10,000 का बिल भी आ रहा है, तो वो कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर बॉन्ड कर रहा है। ठीक है, एम्प्लॉय के खर्चे कौन बॉन्ड कर रहा है, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय के खर्चे क्या है कि उसको रेंट पे रूम चाहिए, प्रोवाइड कौन करा रहा है, एम्प्लॉयर, कि आराम से रहो। आपको यहाँ पे टीवी भी प्रोवाइड कर दी, फर्नीचर भी प्रोवाइड कर दिया, इसी तरीके से आपको क्लब की फैसिलिटी दे दी, गैस की फैसिलिटी दे दी, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी दे दी, सर्वेंट की फैसिलिटी दे दी कि सर्वेंट का जो भी खर्चा आ रहा है, चाहे उसका जो भी अमाउंट बने मंथली, वो हम देंगे। तो वो फैसिलिटी हो गई, वो क्या हो गई, परक्विजिट्स हो गया। जबकि अलाउंस में क्या होता है, फिक्स क्वांटिटी ऑफ मनी आपको प्रोवाइड किया जाता है। समझ गए होंगे, सिंपल सा पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है मीनिंग में, फिक्स क्वांटिटी ऑफ मनी गिवन रेगुलरली टू एम्प्लॉय इन एडिशन टू सैलरी टू मीट सम पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स कनेक्टेड विद सर्विस और कंपनसेशन फॉर अनयूजुअल कंडीशन ऑफ दैट सर्विस। तो सैलरी के अलावा फिक्स क्वांटिटी ऑफ मनी रेगुलरली एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है एम्प्लॉयर द्वारा, जो उनकी सर्विस से कनेक्टेड होता है, जो कि उनकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, या सर्विस से रिलेटेड जो अनयूजुअल कंडीशन है, टिपिकल कंडीशन है, या जॉब की कंडीशन में जो भी चेंज हो रहा है, उनको कंपनसेट करने के लिए दिया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया, आर्म फोर्सेस के, सेना के जवानों को हाई एल्टीट्यूड एरिया में काम करने के लिए अलाउंस दिया जाता है। किसी आप एरिया में काम करते हो जो रिमोट एरिया है, शांत एरिया है, अंडमान निकोबार, तो वहाँ पे आपको क्या दिया जाएगा, अलग से अलाउंस दिया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। इट इज़ फिक्स्ड, प्रीडिटरमिन्ड एंड गिवन इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। फिक्स होता है, पहले से ही प्रीडिटरमिन होता है। और देखिए एक्चुअल एक्सपेंडिचर चाहे ज़्यादा हो रहा हो चाहे कम हो रहा हो, कंपनी ने तो आपको फिक्स अमाउंट दे दिया है। अब उसमें रह के आपको एक्सपेंडिचर करना है, आपकी मर्जी है, करो या नहीं करो, ज़्यादा करो, आपके ऊपर है, आपको बचाना है। अब देखिए आपको अलग अलग अलाउंसेस दे रहा है, उनकी टैक्सेबिलिटी बता रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख रहे हैं फुली टैक्सेबल अलाउंस कौन कौन से हैं। ठीक है, अब इनमें कोई मैंने एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं करी, क्योंकि ये सिंपल है, आपको देखते ही क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, सिंपल सिंपल से हैं। और जो पर्टिकुलर इनमें आ रहे हैं, इनके अलावा सारे फुली टैक्सेबल होते हैं सब एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है, तो जैसे डीए क्या होता है, फुली टैक्सेबल होता है, डियरनेस अलाउंस, आपको ध्यान है, जिसको हम महंगाई भत्ता बोलते हैं हिंदी में। मैंने आपको बताया था कि आपकी जिस भी सिटी में आप काम कर रहे हो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, तो एम्प्लॉयर को भी पता है कि आपको सर्वाइव करना है, तो सैलरी पे आप सर्वाइव नहीं कर सकते, तो इसके अलावा भी कुछ सर्विस से रिलेटेड आपको अलाउंस दिए जाते हैं। तो आपको डीए दे दिया गया, क्योंकि आपको पता है कि जनरल प्राइस लेवल उस जगह महंगा है। जैसे मुंबई में मैंने क्या बताया, रहना खाना पीना सब कुछ महंगा है, तो आपको उस हिसाब से क्या है, रेंट ज़्यादा देना पड़ेगा। जयपुर में रेंट कम लगता, मुंबई में ज़्यादा लगता, तो आपको क्या मिल जाएगा, एम्प्लॉयर के थ्रू डीए महंगाई भत्ता मिल जाएगा। आपको पता है कि जब मैंने बेसिक सैलरी का आपको ये पीडीएफ दिया था, इसमें मैंने कंपटीशन ऑफ सैलरी बताया था फॉर्मेट। तो मैंने क्या बताया था, बेसिक सैलरी आएगी, कमीशन बोनस ये सारा आएगा। फिर मैंने ये पढ़वा दिया, या आपको रीड करवा दिया, या इसके क्वेश्चन करा दिए, पेंशन करा दिया, ये करा दिया।
अब अलाउंसेज में आ रहा है तो मैंने क्या बताया था आपको बीच बीच में कि डीए फुली टैक्सेबल होता है, पूरा का पूरा अमाउंट बाहर जाता है। तो अलाउंसेज में जो भी पार्ट आएगा तो डीए फुली टैक्सेबल होगा, इसमें एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। अब देखिए जैसे आपने ग्रेचुटी देखा, उसमें मैंने बताया पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट नहीं लगता, पोगा 1972 नहीं लगता, ये बताया था। तो उस केस में क्या बताया था कि जब आप एग्जम्पशन निकालते हैं कि टैक्सेबल ग्रेचुटी कितनी है वो बाहर लिखते हो, लेकिन बीच में आप क्या करते हो एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड में से क्या करते हो एग्जम्पशन लेस करते हो। और एग्जम्पशन क्या होती है, तीनों में से जो कम हो, तो तब आप सैलरी का पार्ट लेते हो। तो मैंने क्या बताया, बेसिक सैलरी प्लस डीए। डीए कब आएगा, अगर रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, तो वो किसके लिए है, एग्जम्पशन के कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे चाहे रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट हो चाहे नहीं हो, फुली टैक्सेबल होता है। तो वो अंदर के कैलकुलेशन के लिए, जबकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सैलरी को कंप्यूट कर रहे हैं, तो इसलिए डीए पूरा आता है। अंदर का कैलकुलेशन आप समझ गए होंगे एग्जम्पशन के लिए। जैसे और भी एग्जांपल देखिए, लीव एनकैशमेंट में भी बताया था, उसमें भी अंदर की एग्जम्पशन कि कितना लीव एग्जम्पशन मिला, उसमें से कितना टैक्सेबल होगा, तो जितना एग्जम्प्ट है वो लेस कर दिया गया और बाकी टैक्सेबल होगा, ये बताया था मैंने। इसी तरीके से आपने इसमें भी देखा था मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, हाँ ये दो पार्ट में देखा था, और भी एक दो चीज़ों में कहीं देखा होगा आपने जनरली, तो आपको पता है कि वहाँ पे डीए अगर रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है तो ही एग्जम्पशन के पार्ट में काम आता है। जैसे हाउस रेंट अलाउंस में भी हम देखेंगे, उसमें भी हम क्या बोलेंगे बेसिक सैलरी प्लस डीए अगर रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। लेकिन कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी की बात करोगे तो डीए फुली टैक्सेबल बाहर आएगा। तो एग्जम्पशंस के केस में जब भी कैलकुलेशन होती है अंदर की, उसमें क्या होता है रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, जनरली मोस्टली वो आता है। तो वो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, जो मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। और मैंने आपको लिख के भी बता दी थी कि किस किस केस में रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है या टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है, काम आता है। लेकिन नॉर्मली डीए क्या होता है, जब भी सैलरी कैलकुलेट करते हैं तो फुली टैक्सेबल होता है। ओवर टाइम अलाउंस की बात करते हो तो इसका मतलब क्या हो गया, अधि समय भत्ता हिंदी में बोलते हैं। आप एक्स्ट्रा टाइम काम कर रहे हो, आपको पता है कि आपका ऑफिस आवर 10 to 5 है, उससे ज़्यादा आप काम कर रहे हो, तो कंपनी क्या करेगी, एम्प्लॉयर क्या करेगा, आपको ओवर टाइम अलाउंस प्रोवाइड कर देगा। आपकी प्रोजेक्ट की डेडलाइन से वो पूरी कर रहे हो तो एक्स्ट्रा ओवर दे रहे हो तो आपको ओवर टाइम अलाउंस मिल रहा है। फिक्स मेडिकल अलाउंस, जैसे आपको 4000 रुपीज़ पर मंथ अलाउंस मिल गया मेडिकल। अगर आप चेकअप कराने गए और किसी हॉस्पिटल में चेकअप कराने गए, आपके 6000 रुपीज़ का क्या आया, बिल आ गया, तो आपको 4000 तो कंपनी ने प्रोवाइड करे हुए अलाउंस आपकी जेब में पड़े, ठीक है। तो इसका मतलब आपको अपनी जेब से कितना खर्च करना पड़ा, एक्स्ट्रा 2000। अब मान के चलिए कि हर महीने थोड़ी आपके मेडिकल के चार्जेस लगते हैं, लगते ही नहीं है, मान के चलिए किसी महीने आपके जीरो लगे तो पूरे के पूरे 4000 आपकी जेब में, क्योंकि 4000 पर मंथ आपको अलाउंस तो फिक्स मिल ही रहा है। ऐसे हो गया, तो ये फुली टैक्सेबल हो गया। सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस, ये कंपनसेटरी अलाउंस बोल रहा है, यानी नगर क्षतिपूरक भत्ता। देखिए ये उसी की तरह से डीए मैंने क्या बताया कि मुंबई में आप काम कर रहे हो, वहाँ रहना खाना पीना महंगा, यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, तो ये बोला टू मीट इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग। जनरली मेट्रो सिटी की हम बात करते हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मद्रास, इनकी बात करते हैं। चेन्नई मद्रास एक ही बात है, तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई की जब हम बात करते हैं तो ये बड़ी बड़ी सिटीज़ हो गई। यहाँ पे आप रहोगे तो सब कुछ क्या है, महंगा, जनरल प्राइस लेवल महंगा है, ऐसे बोल सकते हैं दूसरी सिटीज़ के कंपैरिजन में। तो वहाँ पे एक तरीके से आपको ये भी प्रोवाइड किया जा सकता है, या आजकल तो सारी सिटीज़ में ही प्रोवाइड किया जा सकता है, कहीं पे भी रह रहे हो। कोई पर्सन जैसे मुंबई का जयपुर आया तो उसको भी जनरली ये कंपनी प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। इंट्रीम अलाउंस क्या हो गया, फाइनल अलाउंस होता है आपका। जैसे फाइनल अलाउंस का मतलब हो गया कि जैसे मैं एम्प्लॉयर हूँ, मैं आपको 20,000 रुपीज़ पर मंथ दूंगा, लेकिन उसमें से मैंने बीच में आपको 10,000 दे दिया, फिर बाद में 10,000 दे दिया। तो इंट्रीम मतलब क्या हो गया, फाइनल अलाउंस का वो पार्ट जो आपको बीच में दे दिया जाता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरिम भत्ता, ठीक है। सर्वेंट अलाउंस नॉर्मल से आपको पार्ट बताया कि 2,000 रुपये पर मंथ, 3,000 रुपये पर मंथ सर्वेंट अलाउंस दे दिया। प्रोजेक्ट अलाउंस, कोई पर्टिकुलर देखिए आपने प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया एम्प्लॉयर के बिहाफ पे, एम्प्लॉयर ने आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तो आपके प्रोजेक्ट पे कुछ खर्चे भी हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, कुछ फीस लग रही है, तो सीधी सी बात है एम्प्लॉयर क्या करेगा, क्योंकि आप अपनी जेब से तो दोगे नहीं, तो एम्प्लॉयर आपको अलाउंस दे देगा ताकि आप उसको कंपनसेट कर सको एक तरीके से। टिफ़िन या लंच अलाउंस हो गया, नॉर्मल सा अलाउंस है। कैश अलाउंस नॉर्मल है। वार्डन और प्रॉक्टर अलाउंस, देखिए देखभाल के लिए होता है। हॉस्टल का क्या होता है, वार्डन, या इंस्टीट्यूशन का प्रॉक्टर होता है जो इंस्टीट्यूशन की देखभाल करता है। तो कोई हॉस्टल हो गया, उसका वार्डन हो गया, उसको अलाउंस दे रहे हैं, तो वार्डन अलाउंस हो गया। इंस्टीट्यूशन का कोई प्रॉक्टर हो गया देखभाल करने वाला, उसको अलाउंस दे रहे हैं। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, इसका मतलब क्या हो गया, देखिए ये जनरली प्रोफेशन में आता है। जैसे एक डॉक्टर, आपको पता है कि एक डॉक्टर एक हॉस्पिटल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उस हॉस्पिटल ग्रुप ने बोला कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, इसका मतलब खुद का क्लिनिक आपको नहीं खोलना घर के यहाँ पे, या खुद का दूसरा हॉस्पिटल आप नहीं खोल सकते। उसके बदले में हम आपका क्या दे रहे हैं, कंपनसेशन के फॉर्म में ये अलाउंस दे रहे हैं, जिसका नाम क्या है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। क्योंकि वो हॉस्पिटल ग्रुप बड़ा है,
वो बोल रहा है कि अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस करोगे, खुद का क्लिनिक खोलोगे, खुद का हॉस्पिटल खोलोगे, तो आप हमारे यहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है, और हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे डॉक्टर और कहीं काम नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आपको नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस दे रहे हैं कि आप खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, ठीक। फिर फैमिली अलाउंस, वही फैमिली को मेंटेन करने के लिए एक तरीके से। टेलीफोन अलाउंस, लंच और डिनर अलाउंस, ये तो मैंने ऊपर बता ही दिया, नॉर्मली है, सेम ही आ गया गलती से। डेप्यूटेशन अलाउंस, आपको बताया कि डेप्यूटेशन क्या होता है। देखिए आप अखबार में पढ़ते हो कि इस ऑफिशियल पर्सन को या इस रैंक के पर्सन को डेप्यूट कर दिया गया, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए डेप्यूट कर दिया गया। तो आप देखते हैं कि आपकी परमानेंट पोजीशन है या परमानेंट जॉब है, आपको दूसरे डिपार्टमेंट में टेम्प्ररी शिफ्ट कर दिया जाता है, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 12 महीने के लिए। किसी लोअर पोस्ट पे भी कर सकते हैं, दूसरी पोस्ट पे भी कर सकते हैं, तो आपको शिफ्ट कर दिया, तो इसे बोलते हैं डेप्यूटेशन, तो आपको डेप्यूटेशन अलाउंस मिल जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस का मतलब क्या हो गया, देखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है आप घर से ऑफिस की तरफ जाते हो और ऑफिस से घर की तरफ आते हो, तो नॉर्मल आपको पता है कि आपके चार्जेस लगेंगे पेट्रोल के, चलो व्हीकल नहीं है तो आपको पता है कि कन्वेंस तो लगेगा, यानी वही टैक्सी वैक्सी का किराया या बस का किराया ये तो लगेगा, तो कंपनी आपको ये प्रोवाइड कर रही है, तो ये फुली टैक्सेबल होगा। लेकिन किन को छोड़ के, हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को छोड़ के, क्योंकि हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय के केस में 3200 रुपये तक पर मंथ एग्जाम्प्ट है, तो वो किस में आएगा, आपका पार्टली टैक्सेबल में आएगा। कि अगर हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को 5000 रुपीज़ दिया जा रहा है, ठीक है, तो वो 3200 तक एग्जाम्प्ट है, तो बाकी उसका 1800 टैक्सेबल हो जाएगा पर मंथ। तो ये स्पेशल अलाउंसेज में आएगा। स्पेशल अलाउंसेज में क्या होता है, दो आते हैं, अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर हो रहे हैं तो वो रेलिवेंट है, और अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर हो रहा है, अगर वो इररेलिवेंट है तो क्या केस होगा। तो रेलिवेंट के केस में मतलब एक्चुअल एक्सपेंडिचर को लोगे, और अगर नहीं लोगे, ये जनरली कौन सा वाला केस है जिसमें एक्चुअल एक्सपेंडिचर आपको सोचने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपको एक फिक्स एग्जम्पशन दे दी जाती है। अगर इससे कम आपका खर्चा हो रहा है, इससे कम खर्चा बोल रहा हूँ, सॉरी, इससे कम अगर कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, जैसे कंपनी ने आपको 3000 प्रोवाइड किया, तो आपका 3200 रुपये तक एग्जम्प्ट है, तो टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन कंपनी ने आपको 5000 अलाउंस दे दिया ट्रांसपोर्ट, तो 3200 तक एग्जम्प्ट है, 1800 टैक्सेबल हो जाएगा। ये हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय के लिए है। इसके अलावा डीफ, डम, ब्लाइंड, इनके केस में भी आ जाता है, ठीक है। और बाकी एम्प्लॉयज़ के लिए फुली टैक्सेबल याद रखना, फुली टैक्सेबल कितना भी मिले। अब एंटरटेनमेंट अलाउंस टैक्सेबल होता है सारे एम्प्लॉयज़ के लिए। प्राइवेट एम्प्लॉय और गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो देखिए प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए तो टैक्सेबल होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अलग ढंग से डिडक्शन मिलती है। कैसे, अगर आपने ये फॉर्मेट देखा, ठीक है, ये सैलरी का, तो जैसे डीए ऐड किया जा रहा है, तो वैसे ही एंटरटेनमेंट अलाउंस भी इसमें जोड़ दो, ये बोल रहा है, ठीक है। फिर क्या करो, जब डिडक्शन का पार्ट आएगा, देखिए ग्रॉस सैलरी आई, तो यहाँ डिडक्शन आएगा जिसमें लिखा हुआ है एंटरटेनमेंट अलाउंस, तो ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ही एग्जम्प्ट होती है। अब इसमें भी कंडीशन होती है, कैसे, तो वो आपको बाद में पता चल जाएगी, अभी मैंने डिडक्शन नहीं बताई। तो यहाँ पे ये बोल रहा है, इट इज़ एन अलाउंस to meet expenditure on entertainment by whatever name called, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सेकंड पॉइंट, जो भी आपको बताया, डिस्कस्ड लेटर इन दिस चैप्टर। मतलब प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए पूरा टैक्सेबल है, उन्हें डिडक्शन नहीं मिलती, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल जाती है, ठीक है। कितने सिंपल पार्ट थे। अब देखिए पार्टली टैक्सेबल का पार्ट देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं हाउस रेंट अलाउंस, फिर देखेंगे स्पेशल अलाउंसेस, फिर यहाँ आएगा फुली एग्जाम्प्ट, इसकी भी मैंने डिटेल कवर की है। तो बाद में आप चाहो तो इनके पॉइंट सिंपल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर ऊपर देख सकते हो, आपके काम आ जाएंगे, लेकिन मैं तो नीचे इसका डिटेल पार्ट आपको बता दूंगा, ठीक। अब सबसे पहले देख रहे हैं हम हाउस रेंट अलाउंस। देखिए आपको पता है कि जैसे मैं बिग सिटी में काम कर रहा हूँ, किसी में भी या कोई सी भी सिटी में काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे क्या करना पड़ रहा है, रूम के लिए रेंट देना पड़ रहा है, या हाउस के लिए जहाँ पे भी, या किसी भी फ्लैट में मैं रह रहा हूँ तो उसके लिए रेंट देना पड़ रहा है। तो उसको जो भी मेरा एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको मीट करने के लिए सामने वाली कंपनी क्या कर रही है, एम्प्लॉयर मुझे क्या दे रहा है, हाउस रेंट अलाउंस प्रोवाइड करा रहा है। अब ये किसके अंदर है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A के अंदर। ये जो रूल 2 है ये लिमिट करता है, कहने का मतलब ये एग्जम्पशन बताता है कि यहाँ तक का पार्ट आपका एग्जम्पशन होगा और उससे ऊपर का पार्ट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो रूल 2A बताता है कि क्या आपके एग्जम्पशन का पार्ट है। जैसे मुझे HRA मिला कितने का, 20,000 रुपीज़ का मिला। अब मान के चलिए एग्जम्पशन जो मैं बताऊंगा वो 5,000 निकली, तो 20 में से 5 गए तो बाकी कितने बचे, 15,000। तो वो मेरा टैक्सेबल पार्ट है। जब मैंने आपको ये फॉर्मेट बताया, तो आपका जब ये ग्रेचुटी का पार्ट आएगा, ग्रेचुटी बोल रहा हूँ गलती से, हाउस रेंट अलाउंस का पार्ट आएगा, तो ये यहाँ पे टैक्सेबल पार्ट आएगा याद रखना। तो इसमें कुछ ना कुछ एग्जम्पशन होगी, वही हम देख रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है ये पढ़ लेता हूँ। एन अलाउंस टू मीट द एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द रेंट ऑफ द हाउस बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। तो ये बोल रहा है कि किसके कनेक्शन में, हाउस के रेंट से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड जो एक्सपेंस है उसको मीट करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए कंपनी ने जो हमें अलाउंस दिया वो हाउस रेंट अलाउंस कहलाता है। अब इसमें क्या है, रूल 2A के अकॉर्डिंग क्या है, मिनिमम
मिनिमम एक तरीके से हमने क्या बोल दिया, तीनों में से जो कम है वो एग्जम्पशन का पार्ट दे दिया, तीनों में से जो कम है। ये बोल रहा है मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। एक्चुअल HRA रिसीव्ड, ये आपको बताइए। एन अमाउंट इक्वल टू 50% ऑफ सैलरी और 40% ऑफ सैलरी। 50% उनके लिए है जब हमारा घर जहाँ पे हम किराए पे रह रहे हैं, याद रखना, रेंटेड हाउस हमारा मेट्रो सिटी में, ठीक है। और अगर हमारा रेंटेड हाउस किसी और प्लेसेस में है, मेट्रो सिटी में नहीं है, तो 40% ऑफ सैलरी। मेट्रो सिटी में क्या आ गई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, चेन्नई यानी मद्रास, ठीक है। तो एन अमाउंट इक्वल टू 50% ऑफ सैलरी व्हेन हाउस इज सिचुएटेड इन ए मेट्रो सिटी, और 40% ऑफ सैलरी व्हेन हाउस इज सिचुएटेड इन एनी अदर प्लेस फॉर द रेलिवेंट पीरियड। अब देखिए ये भी याद रखना कि सैलरी में क्या आएगा, बेसिक सैलरी आएगा प्लस डीए आएगा। कब, अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है या टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है। आपको पता है ना रिटायरमेंट बेनिफिट क्या होता है, जैसे मैंने बोल दिया कि पेंशन प्रोवाइड की जा रही है, तो पेंशन की कैलकुलेशन में कि जो पेंशन जनरली मिलती है, तो उसमें बेसिक सैलरी प्लस डीए का पार्ट। पीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है एम्प्लॉय को, तो आपको पता है कि वो रिटायर होगा तो उसको पेंशन मिलेगी, पीएफ मिलेगा। तो उसमें जब भी कैलकुलेशन हो रही है कि पीएफ कैसे कैलकुलेट होगा, तो सैलरी के साथ साथ डीए का पार्ट भी। इसका मतलब क्या होता है कि डीए को भी सैलरी के फॉर्म में लिया गया है। इसलिए बोल रहा है कि इट इज़ इफ़ इट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो आपको क्वेश्चन में क्या है, या तो स्पेसिफिकली बता देगा, या कभी कभी क्वेश्चन में क्या बताता नहीं है, क्या बोलता है कि पेंशन कैलकुलेट करवा रहा है और पेंशन या पीएफ कैलकुलेट करा रहा है, उसमें बोल रहा है कि बेसिक सैलरी प्लस डीए लिया गया है, या डीए का 60% लिया गया है या 70% लिया गया है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, और तब हम क्या करेंगे, बेसिक प्लस डीए ले लेंगे। और कमीशन कब लेंगे, अगर वो टर्नओवर का एक फिक्स परसेंटेज है, जैसे सेल हुई पिछले साल 1 लाख की, तो 1 लाख का 10% हो गया, 10,000, इस तरीके से आ गया। अब सी देखिए, द एक्सिस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। यहाँ पे सैलरी वही वाला है जो ऊपर बताया, दोनों में सेम है, यहाँ रखना। अब देखिए क्या बोल रहा है, एक्सिस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। मान लीजिए आपकी 1 लाख की सैलरी का 10% 10,000 निकला, और आपने जो साल के दौरान रेंट पे किया था, क्योंकि पूरे साल ही आपने रेंट पे हाउस लिया या रेंट पे रूम लिया, और आपको एक्चुअल HRA भी पूरे साल का मिला, ठीक है। तो सैलरी 1 लाख का 10% 10,000 निकला। रेंट आपने जो पेड किया वो 12,000 है साल के दौरान, तो 12 में से 10 गए, कितना बचा, 2,000। पॉजिटिव है तभी लेंगे, याद रखना। जीरो होगा या नेगेटिव होगा तो नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है एक्सिस ऑफ रेंट पेड का एक्सिस होना चाहिए। इसका मतलब अगर ये 10,000 होता रेंट पेड, तो 10 में से 10 गए नील, या 8,000 होता तो 8 में से 10 गए तो माइनस के 2 आएंगे, माइनस के 2 ले ही नहीं सकते, क्योंकि हमें मिनिमम बताना है एग्जाम्पशन। तो हमें पता है कि माइनस तो हो ही नहीं सकती, तो यहाँ पे हमें नील लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, नील। तो अगर रेंट पेड कम है, जो कि 10% ऑफ सैलरी से कम है, तो यहाँ पे आपको नील लेना पड़ेगा। और एक और कभी कभी आप देखिए कि मैंने क्या बताया, मैं मुंबई में चले गया, कंपनी मुंबई में ट्रांसफ़र हो गई, तो मैं मुंबई में क्या करने लग गया, जॉब करने लग गया। वहाँ पर मैंने रेंट पे रूम ले लिया, तो वो रेंट पेड मैंने बताया। लेकिन मान के चलिए कि मेरा रिश्तेदार वहाँ रहता है, रिलेटिव, और मुझसे रेंट ही नहीं ले रहा, वो बोल रहा है कि मेरे यहाँ पे आके ही रह ले, फालतू में रेंट क्यों दे रहा है। तो इसका मतलब मुझे जीरो रेंट पे करना पड़ा, तो जीरो माइनस 10,000, तो सीधी सी बात है क्या आएगा, माइनस का 10, वो लिख नहीं सकते तो क्या लिखेंगे, नील। तो इसका मतलब एग्जम्पशन मिलेगी ही नहीं अगर मैंने रेंट पे ही नहीं करा, या मेरा खुद का ही हाउस मुंबई में है तो मैं वहीं पे रह रहा हूँ। तो अगर मेरा खुद का हाउस मुंबई में है हाउस, और इसके अलावा मुझे एक्चुअल HRA मिल रहा है, तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। मतलब तीनों में से जो कम होगा वो नील होगा, तो नील का मतलब क्या है, एग्जम्पशन मिली ही नहीं। तो खुद का हाउस है, या मैं ऐसी जगह रह रहा हूँ जहाँ पे मुझे रेंट पे करने की जरूरत नहीं है, दोस्त के घर रह रहा हूँ, रेंट पे करने की जरूरत नहीं है, तो सीधी सी बात है रेंट पेड क्या होगा, जीरो। सी केस में आ गया तो इसका मतलब वो नील है। तो जब भी एग्जाम में याद रखना, ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको याद रखना है। फिर देखिए नोट्स में क्या बोल दिया, सैलरी शैल बी डिटरमिन्ड ऑन ड्यू बेसिस फॉर द पीरियड फॉर विच द एम्प्लॉय ऑक्यूपाई रेंटेड। 1 मिनट रुकना, इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर दूँ, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। अब ठीक है, देखिए ये बोल रहा है कि सैलरी जो भी होनी चाहिए वो ड्यू बेसिस पे होनी चाहिए फॉर द पीरियड विच द एम्प्लॉय ऑक्यूपाइज रेंटेड अकोमोडेशन इन द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में क्या करा, एम्प्लॉय ने क्या करा, रेंटेड हाउस लिया है, रेंटेड अकोमोडेशन या जो भी फ्लैट लिया है, या जो भी कमरा लिया है, जो भी घर लिया है रेंटेड, और उसी साल उसको क्या मिल रहा है, HRA मिल रहा है। अब देखिए आपको पता है, मान के चलिए कि आप मुंबई गए और आपको 7 महीने के लिए एक तरीके से आपने रेंट पे ले लिया, उसके बाद तो क्या हो गया, आपने अपना घर ले लिया मुंबई में, क्या ले लिया, घर ले लिया, तो आपको 7 महीने के लिए क्या देना पड़ा, एक तरीके से रेंट देना पड़ा। तो यहाँ पे बोल रहा है फॉर विच द एम्प्लॉय ऑक्यूपाइज रेंटेड अकोमोडेशन, तो आपको उसी पीरियड के लिए सैलरी का पार्ट लेना है, तो आपको 7 महीने की ही सैलरी लेनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आपने 7 महीने के लिए रेंट दिया।
और बाकी 5 महीने आपको रेंट देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इसका मतलब क्या है, बाकी 5 महीने के फुली टैक्सेबल होगा। क्यों? क्योंकि एचआरए तो क्या पता आपको मिलता रहे, एचआरए तो क्या पता आपको 12 महीने के लिए मिलता रहे, लेकिन आपने जो रेंट पे हाउस लिया वो 7 महीने के लिए लिया। तो जब आप कैलकुलेशन देखोगे एग्जम्पशन की तो वो 7 महीने की ही कैलकुलेशन करोगे, और बाकी 5 महीने तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब तो खुद का घर हो गया, तो रेंट पेड करने की जरूरत ही नहीं है। फिर क्या होगा, सीधी सी बात है, एग्जम्पशन मिलेगी नहीं और फुली टैक्सेबल हो जाएगा। सिंपल सा बात। अब देखिए क्या बोल रहा है, एग्जम्पशन इज नॉट अवेलेबल इफ एम्प्लॉय लिव्स इन हिज ओन हाउस, मैंने अभी आपको बताया, और इन हाउस फॉर विच ही डज नॉट पे एनी रेंट, और उस हाउस में रह रहा है या फिर जहाँ पे उसको रेंट पे करने की जरूरत ही नहीं है। ये बोल रहा है फॉर क्राइटेरिया ऑफ 50% और 40% ऑफ सैलरी की, जब भी हम बोल रहे हैं कि वो मेट्रो सिटी में है या वो दूसरी सिटीज़ में है, तो उसमें प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट बट प्लेस वेयर द हाउस इज सिचुएटेड इज़ इंपॉर्टेंट। यानी जहाँ पे आपने किराए पे कमरा लिया है, रूम लिया है या घर लिया है, उसकी बात कर रहा है। रेंटेड अकोमोडेशन जहाँ पे लिया है उसकी बात कर रहा है, ठीक है, रेंटेड हाउस जहाँ पे लिया है। तो प्लेस ऑफ हाउस इंपॉर्टेंट है, न कि प्लेस ऑफ जॉब या प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक। डिडक्शन फ्रॉम एचआरए डिपेंड ऑन सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। देखिए आपको पता है कि आपको 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक सैलरी मिल रही थी 15,000 रुपीज़ पर मंथ। अब आपको पता है कि 1 अगस्त से आपकी सैलरी 2,000 रुपीज़ से इंक्रीज़ हो गई, तो वो 17,000 रुपीज़ हो गई। तो इसका मतलब क्या है, अप्रैल से जुलाई का अलग निकालना पड़ेगा आपको टैक्सेबल एचआरए, फिर अगस्त से लेके आपको अलग निकालना पड़ेगा। अब मान के चलिए अगस्त से लेके आपने दिसंबर तक निकाला और 1 जनवरी से आपने अपना घर ले लिया, फिर उसका अलग निकालना पड़ेगा टैक्सेबल। तो आपको 3 पार्ट में क्या करना पड़ेगा, एचआरए की टैक्सेबिलिटी का पार्ट निकालना पड़ेगा अलग अलग। तो ये बोल रहा है कि जो डिडक्शन मिलती है, एग्जम्पशन मिलती है, वो किस पे डिपेंड करती है, एम्प्लॉय की सैलरी पे। अमाउंट ऑफ एचआरए, क्या पता आपको पहले 5 महीने एचआरए जो मिल रहा था वो 5,000 रुपीज़ पर मंथ मिल रहा था शुरू के 5 महीने अप्रैल से लेके, उसके बाद 5 महीने बाद एचआरए आपका 7,000 हो गया, बढ़ गया 2,000 पे। तो आपको अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले 5 महीने के अलग और बाकी जो 7 महीने या जो भी महीने उनके लिए अलग। प्लेस ऑफ रेसिडेंस, पहले आप कहाँ थे, कोलकाता में, ठीक। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो मेट्रो सिटीज़ में मैंने उसमें बताया था आपको कि कोलकाता भी आता है, तो 50% ऑफ सैलरी का पार्ट आएगा आपका। लेकिन उसके बाद आप जयपुर में आ गए, तो जयपुर क्या है, मेट्रो सिटी में नहीं आ रही, मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, तो उस केस में 40% आएगा। तो आपको दो दो बार कैलकुलेट करना पड़ेगा अलग अलग। ठीक। तो प्लेस ऑफ रेसिडेंस चेंज हो गया, नॉट प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, याद रखना। रेंट पेड बाय द एम्प्लॉय, तो पहले वो क्या कर रहा था, मान के चलिए कोलकाता में था, 10,000 रेंट पे कर रहा था। अब वो दूसरी जगह चले गया या कोलकाता में ही दूसरी जगह चले गया, वहाँ पे उसको 12,000 पे रेंट पे करना पड़ रहा है, तो वो 2 बार अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा अलग अलग पर्टिकुलर पीरियड के अकॉर्डिंग। ठीक है। यहाँ पे इलस्ट्रेशन दे रखा है, सिंपल सा मैंने कवर किया है, और जो अलग अलग वाला पीरियड है वो मैंने आपके लिए कवर कर रखा है, वो आपको प्रैक्टिस करनी है, याद रखना। और दिक्कत होगी तो देखिए जैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा आपको आराम से पता चल जाएगा। तो मैंने एक अनसॉल्व क्वेश्चन दिया है, इसके बाद वो आप सॉल्व ज़रूर करना, मैं आपको फिर भी पढ़ के बता दूंगा। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, जेड ए रेसिडेंट ऑफ जयपुर, जयपुर आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, 40% ऑफ सैलरी, वो आपको याद रखना है। रिसीव ₹48,000 एज बेसिक सैलरी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920, पिछले साल 48,000, तो इसमें मंथली नहीं दे रखा, सीधा साल का दे रखा, अच्छी बात है। इन एडिशन ही गेट्स ₹4800 एज डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी। अब देखिए डीए जो है वो किसका पार्ट है, बेसिक सैलरी का पार्ट है, इसका मतलब वो रिटायरमेंट बेनिफिट से रिलेटेड है। तो 48,000 प्लस 4800 लेंगे ही लेंगे। 7% कमीशन ऑन सेल्स, या रखना टर्नओवर की बात करता है नहीं सेल्स की, अगर प्रॉफिट पे है तो नहीं लेंगे। सेम उसी की तरह होगा जैसे पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई नहीं होता। लीव सैलरी एनकैशमेंट का पार्ट बताया था, उसमें भी यही बताए थे सेम टू सेम। तो आपको पता है कि सेल्स का लेना है, प्रॉफिट का नहीं लेना। अगर प्रॉफिट का पार्ट दिया होता तो उस कमीशन को इग्नोर मारते। अगर आपको फिक्स दिया होता कि 2,000 रुपीज़ पर मंथ, 3,000 रुपीज़ पर मंथ, जैसे 3,000 पर मंथ दिया होता तो 3,000 टू 12 36, कई जने ले लेते हैं, वो गलत हो जाता है, याद रखना। आपको परसेंटेज वाला लेना है सिर्फ, वो भी सेल का। अब आपकी सेल कितनी हुई बोल रहा है, सेल मेड बाय जेड ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 86,000, 86,000 का 7% निकल जाएगा, और 6,000 पे एचआरए मिला है उसको। ही हावर पेज 5,800 एस हाउस रेंट, एक्चुअल रेंट पेड कितना कर रहा है, 5,800 पे किया है। डिटरमाइन द क्वांटम ऑफ एग्जेम्प्टेड हाउस रेंट अलाउंस। अब देखिए आप ये थोड़ी बोलोगे कि 6,000 में से 58 गए, बाकी 200 टैक्सेबल हो गए, ये तो गलत हो गया, क्योंकि एग्जेम्पशन किसके अकॉर्डिंग है, रूल 2A के अकॉर्डिंग है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A के अकॉर्डिंग है। तो वो एग्जेम्पशन आपको क्या देनी पड़ेगी, मिनिमम देखनी पड़ेगी। तो एचआरए कितना मिला, 6,000। अब देखिए मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग बीइंग एग्जेम्प्टेड, एक्चुअल एचआरए, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, ये तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आपको पता है कि देखिए अगर ये पार्ट आपका क्या हो गया, 4,000 सिर्फ निकल के आया, अगला पार्ट आपका सिर्फ 1,000 निकल के आया, तो आपको एक्चुअल जितना मिला है उतने तक की ही एग्जाम्शन मिलेगी, उससे ज़्यादा मिलेगी नहीं कभी।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी एग्जम्पशन का पार्ट आपका आता है वो कुछ ना कुछ आएगा या नहीं आएगा इस वाले केस में। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रेंट पेड क्या है, अगर आपका कम है और 10% ऑफ सैलरी का पार्ट ज़्यादा है तो आप यहाँ पे क्या लोगे, नील लोगे, नेगेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक बार देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एचआरए दे रखा है। अब मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग बीइंग एग्जेम्प्टेड, तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड यानी एक्चुअल एचआरए कितना है 6000, 40% ऑफ सैलरी। अब सैलरी में क्या आएगा, बेसिक मतलब 48,000 प्लस 4800 प्लस 86,000 का 7%, तो ये नीचे कवर कर रखा है ये रहा, ठीक है। 48,000 4800 86,000 का 7%, 6020 तो 58,820 ये आ गया। अब 58,820 का 10% कितना होता है, सॉरी 10% बोल रहा हूँ, 40% कितना होता है, ये वाला पार्ट 23,528, और जो 10% है वो यहाँ पे ले लेंगे, ठीक। अब देख सकते हो कि रेंट पेड आपको क्वेश्चन में दे रखा था, तो 5800 में से 5882 गए तो 82 नेगेटिव आ गया, नेगेटिव तो लेते ही नहीं, मैंने आपको बताया, तो नील लेंगे। अब तीनों में से क्या कम है, नील, जीरो, तो यहाँ पे जीरो ही लिखोगे। तो 6000 में से नील गए तो 6000 आ गया। इसका मतलब एक्सेस ऑफ रेंट पेड होना चाहिए, अगर रेंट पेड कम है तो हमें कुछ लेना ही नहीं है, हमें नील पार्ट बताना है। नील पार्ट बताना है तो इसका मतलब एग्जाम्पशन मिली ही नहीं, और पूरा का पूरा पार्ट टैक्सेबल हो गया 6000 रुपीज़ का। देखिए कितना सिंपल था। अब इसी तरीके से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इलस्ट्रेशन, ये 9 लिखा हुआ है, 9 लिखने की जरूरत नहीं है, एक मिनट रुकिए। अब ठीक है, मैंने हटा दिया 9 लिखा हुआ क्योंकि ये जरूरत नहीं थी। इलस्ट्रेशन है, बोल रहा है कंप्यूट द टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस ऑफ मिस्टर शाहिद फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। 1 अप्रैल 19 की बात कर रहा है, बेसिक सैलरी 5000 पर मंथ है, डीए कितना है 2000 पर मंथ, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, एचआरए कितना है 4000 पर मंथ, रेंट पेड कितना है 4000 पर मंथ इन पुणे। अब देखिए आपको पता है कि हम सिटीज़ की बात करें तो सिटीज़ में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई, मद्रास यानी ना, तो वो चारों में तो आ ही नहीं रहा, कहने का मतलब पुणे अलग से सिटी है, पुणे थोड़ी कोई मुंबई में, पुणे तो अलग से सिटी है, तो 40% आएगा रखना, 40% ऑफ सैलरी। अब सैलरी में क्या आएगा, बेसिक और डी आएगा, कमीशन तो कोई दे ही नहीं रखा, तो बेसिक और डी मतलब कितना 7000 पर मंथ। पर देखिए ये बोल रहा है कि 1 जुलाई 19 से सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया, तो देखिए आपको क्या करना है, पहले 1 अप्रैल से लेके जून का निकालना है, ठीक है। उसमें आप देखना कि एक्चुअल एचआरए कितना मिला, तो एचआरए कितना मिला आपको 4000 पर मंथ, तो अप्रैल मई जून मतलब 12,000 आपको मिला। फिर उसमें से एग्जम्पशन लेस करना, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ एग्जम्पशन लेस करना, तो तीनों में से जो कम हो, तीनों में से मतलब एक्चुअल एचआरए 40% ऑफ सैलरी। अब सैलरी जो आप देखोगे वो पूरे 12 महीने की थोड़ी देखोगे, क्योंकि आपको बताया आप अप्रैल से जून का निकाल रहे हो, तो अप्रैल से जून का आप 7000 इंटू 3 करना, और उसका आप क्या कर देना 40% कर देना, निकल के आ जाएगा। और तीसरा पार्ट क्या था आपका कि रेंट पेड, रेंट पेड कितना है 4000 पर मंथ, तो 4000 पर मंथ मतलब कितना हो गया 12,000, क्योंकि 3 महीने का, माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो जो आपका 21,000 निकला है उसका 10% आ गया 2100, लेस करोगे तीनों में से जो कम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, वो एग्जम्पशन हो जाएगी, और 12,000 जो एक्चुअल एचआरए मिला 3 महीने का उसमें से लेस कर दिया, तो ये 3 महीने की टैक्सेबिलिटी निकल गई। फिर जुलाई से देखिए, जुलाई से क्या हो गया, देखिए बेसिक सैलरी में चेंज हो गया, और वो 5000 की जगह 6000 हो गई, 6000 हो गई, क्योंकि 1000 रुपये से बढ़ गई, 1000 से बढ़ गई, तो 6000 करना है। फिर देखिए 1 अक्टूबर से क्या बोल रहा है कि एम्प्लॉय हायर्ड ए न्यू फ्लैट इन कोलकाता, कोलकाता में आ गया, मतलब 50% ऑफ सैलरी, एक तो ये चेंज हुआ। एट द सेम रेंट, सेम रेंट का मतलब क्या हुआ कि पहले 4000 पुणे में दे रहा था, यहाँ पे भी 4000 देगा, एज ही वाज पोस्टेड टू कोलकाता। जैसे उसकी कोलकाता में पोस्टिंग हो गई तो कोलकाता में उसने नया फ्लैट किराए पे ले लिया। अब किराए पे लिया तो उसको रेंट कितना देना पड़ा, सेम 4000 देना पड़ा। तो अब आपको 1 अक्टूबर से दिसंबर का अलग देखना पड़ेगा, तो देखिए अप्रैल से जून का अलग, ठीक है, 1 जुलाई से लेके सितंबर का अलग, और 1 अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का अलग। अब आप बोलोगे सर दिसंबर तक का अलग क्यों, क्योंकि देखिए 1 जनवरी 20 से एम्प्लॉय ने परचेज कर दिया खुद का फ्लैट और वहाँ पे रहने लग गया, इसका मतलब उसको एचआरए तो फिर भी मिल रहा है, कहीं ये थोड़ी बोल रखा है कि एचआरए उसका खत्म हो गया, तो उसको जनवरी फरवरी मार्च का मतलब 4000 इंटू 3 12,000 पे एचआरए मिलेगा। लेकिन जब हम एग्जम्पशन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, नील। नील क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो खुद के हाउस में रह रहा है तो उसे रेंट पे करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आप सी वाला केस देखेंगे, जब भी रेंट पेड क्या होता है आपका, अगर यहाँ जीरो हो जाता, ठीक है, जैसे यहाँ पे अपना नेगेटिव हो रहा है तब जाके नील हो रहा है, तो यहाँ पे जीरो में से अगर 5882 लेस करूँगा तब भी क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा, तो नील ही रखेंगे। नील रखेंगे तो बाहर नील ही आएगा, तो पूरा पार्ट टैक्सेबल होगा। इसका मतलब खुद के घर पे रह रहे हो तो जो भी आपको 3 महीने का बाकी एचआरए मिला होगा जनवरी फरवरी मार्च का, वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। देखिए मैंने क्वेश्चन समझा दिया, बाद में ये मत बोलना कि सर बताया नहीं ये, और आराम से बताना, क्योंकि कई लोग क्या बोलते हैं कि सर वो बहुत जल्दी आप क्वेश्चंस बता देते हो,
तो देखिए मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आपने कहीं ना कहीं पढ़े हैं, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ। आपको अगर लग रहा है तो यूट्यूब में ऑप्शन भी है, तो स्पीड को क्या कर सकते हो आप, कम कर सकते हो, जैसे बढ़ा सकते हो, तो स्पीड को कम कर दो, धीरे धीरे बोलूँगा और क्या, ऐसे मैं क्या बोल रहा हूँ ऐसे। ठीक। स्पेशल अलाउंसेज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14। देखिए इसमें दो एग्जाम्शन है। एक तो क्या बोल रहा है कि एग्जाम्शन जो एम्प्लॉय के एक्चुअल एक्सपेंडिचर पर डिपेंड नहीं कर रही, और दूसरी की एग्जाम्शन जो एम्प्लॉय के एक्चुअल एक्सपेंडिचर पर डिपेंड कर रही है। सबसे पहले मैं आपको बी वाला पॉइंट ही बता रहा हूँ क्योंकि ये ए वाला पॉइंट थोड़ा सा आपको क्या करेगा, दिक्कत करेगा, तो इसको लास्ट में यानी अभी बी पॉइंट के बाद कवर करेंगे क्योंकि बी पॉइंट सिंपल है। देखिए मान के चलिए कि एम्प्लॉयर ने आपको कितनी अलाउंस दिया, जैसे ये कन्वेंस अलाउंस की बात कर रहे हैं। अब कन्वेंस अलाउंस आप जानते हो एक तरीके से क्या है, आप अपने ऑफिस और के दौरान जो भी ड्यूटीज़ निभा रहे हो उसके लिए आपको कन्वेंस मिल रहा है। जैसे मैंने बताया था ना, मार्केटिंग का काम कर रहा हूँ। ठीक। किसका काम कर रहा हूँ, मार्केटिंग का काम कर रहा हूँ, तो मैंने आपको बताया था कि मार्केटिंग का काम कर रहा हूँ तो उसमें पेट्रोल के चार्जेज ये लगते हैं। तो कंपनी मेरे को क्या कर रही है, कन्वेंस अलाउंस दे रही है और बोल रही है कि ये लो 4000 रुपीज़ पर मंथ, ये हो गया। अब मेरा रियल में एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 3000 रुपीज़ पर मंथ ही हुआ है, तो मेरे पास जो बचे वो 1000 रुपीज़ बचे, तो वो पार्टली टैक्सेबल हो गया, समझ गए। क्योंकि हम कौन सा पढ़ रहे हैं, पार्टली टैक्सेबल में हमने एचआरए तो पढ़ लिया। अब हम स्पेशल अलाउंस में दो पार्ट पढ़ रहे हैं, एक तो ए और एक बी। ए में क्या बोल रहे हैं कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर का कोई लेना देना नहीं है, और बी में क्या बोल रहे हैं, एक्चुअल एक्सपेंडिचर का तो लेना देना ही है, वही मेन पार्ट है, उसके थ्रू ही पता चलेगा कि बाकी पार्ट कितना टैक्सेबल होगा। अब आपने बोला कि सर 4000 मुझे अलाउंस मिला, आपने बोल दिया कि पर मंथ कंपनी ने दिया, ठीक है। तो उसमें अब हमने क्या कर दिया, 4000 खर्च कर लिया पूरे का पूरा पेट्रोल पे, तो नील हो गया। हमने 5000 खर्च कर लिया, तो हमने एक्स्ट्रा अपने 1000 जेब से दिए, तो टैक्सेबल थोड़ी बनेगा। टैक्सेबल का तो मतलब क्या है, जब आपका बच गया, तो बचने का मतलब क्या हुआ कि आपको कितना एक तरीके से अलाउंस दिया गया है और आपने कितना कंज्यूम किया है, यानी कितना एक्सपेंडिचर किया है, तो वो एक्सपेंडिचर कम ही होना चाहिए, सीधी सी बात है। अगर आपने एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर दिया तो सीधी सी बात है वो टैक्सेबल होगा ही नहीं। अब देखिए पर मंथ नहीं देखते हो, आपको पता है कि प्रीवियस ईयर की बात करते हो, तो हम उसका पूरा ईयरली देखते हैं। कैसे, देखिए आपको पता है कि 4000 पर मंथ मिलता है, तो क्या करोगे, इंटू 12 करोगे, 48 करोगे। अब उस साल के दौरान आपने कितना खर्च किया, तो कभी कितना हो रहा है, 3000 हो रहा है, किसी महीने में 2000 हो रहा है, किसी महीने में 4000 हो रहा है, ऐसे मिला के अगर 36,000 हो गया, तो 48 में से 36 गए, बाकी 12,000 टैक्सेबल हो जाएगा। तो कितना हमें दिया गया है, जो कि कंपनी द्वारा, एम्प्लॉयर द्वारा दिया गया, कितना हमने एक्सपेंड कर दिया, कितना हमने खर्च कर दिया, समझ गए। तभी यहाँ पे क्या एक फॉर्मूला बना लेता है कि लोअर ऑफ ए अलाउंस रिसीव्ड और अमाउंट यूटिलाइज फॉर स्पेसिफिक पर्पज, वो एग्जाम्शन का पार्ट हो गया। जैसे मैंने क्या बताया कि 48,000 हमें कंपनी ने दिया और 36,000 मैंने खर्च किया, तो देखो मैं 36,000 माइनस कर रहा हूँ, तो इसको एग्जाम्शन बोलेंगे कि जितना मैं यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए क्या बोल रहा है कि अलाउंस रिसीव्ड कितना हमें दिया गया, अमाउंट यूटिलाइज फॉर स्पेसिफिक पर्पज, उस कन्वेंस अलाउंस को हमने कितना यूटिलाइज किया, 36,000 यूटिलाइज कर दिया। दोनों में से जो कम है वो एग्जाम्शन का पार्ट होगा, तो एग्जाम्शन मतलब वो लेस कर दो, बाकी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। इसलिए तो एग्जाम्शन का मतलब क्या हुआ, कितना हमें लेस करना है, ठीक है। तो ये बोल रहा है एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द एम्प्लॉइज रेलिवेंट फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम्शन। एग्जाम्शन का मतलब क्या हो गया, अलाउंस रिसीव्ड और अमाउंट यूटिलाइज फॉर स्पेसिफिक परचेस पर्पस, दोनों में से जो लोअर हो। तो सीधी सी बात है, देखिए दोनों में से जो लोअर का मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने यूटिलाइज 48,000 मुझे दिया गया था और मैंने यूटिलाइज कितना कर दिया, 54 कर दिया, कितना कर दिया, 54। अब देखिए ये तो मैं माइनस कर ही नहीं सकता, तो ये बोल रहा है कि विच इज लोअर, तो 48 और 54, विच इज लोअर 48, तो 48 में से 48 गए तो नील। इसका मतलब मेरा कोई भी पार्ट टैक्सेबल नहीं रहेगा। तो सीधी सी बात है, अगर आपने ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर दिया या उतना ही एक्सपेंडिचर किया तो नील बनेगा और टैक्सेबल पार्ट नहीं बनेगा। तो मैं देखिए इनको प्रेफर नहीं करता, लेकिन ये लिखे हुए होते हैं, इसलिए क्या है मैं थोड़ा लॉजिक प्रेफर करता हूँ। सिंपल सा लॉजिक है, सीधी सी बात है, जितना आपको अलाउंस मिला है अगर आपने उतना ही खर्च कर लिया या उससे ज़्यादा खर्च कर लिया तो कोई भी पार्ट टैक्सेबल नहीं बनेगा। लेकिन आपने कम खर्च किया तो बाकी जो आपके पास बच गया वो सेविंग है आपकी एक तरीके से, वो आपको एक्स्ट्रा पार्ट मिला है, तो वो किस में आ जाएगा, आपका इनकम के फॉर्म में, यानी एक तरीके से आपका टैक्सेबल हो जाएगा सैलरी के फॉर्म में, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी का पार्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कौन कौन से अलाउंस है, ट्रैवलिंग और ट्रांसफर अलाउंस, अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल ऑन टूर और ऑन ट्रांसफर इंक्लूडिंग एनी सम पेड फॉर ट्रांसफर, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट ऑन सच ट्रांसफर। देखिए आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, एक पर्सन तो होता ही है या कुछ पर्सन तो होते हैं जो जनरली क्या करते हैं, ट्रैवलिंग का काम करते हैं। कोई भी बिजनेस के रिलेटेड क्या होते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं, उसको करने के लिए, या जैसे सेल करनी है तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, सेल्समैन को ट्रैवलिंग अलाउंस प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि वो क्या कर रहा है, हमारे भी आप पे कंपनी की सेल बढ़ा रहा है,
वो कस्टमर्स ढूंढ के आ रहा है एक तरीके से, इसी तरीके से उसको दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया, तो ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो भी खर्चा आ गया वो सारा पार्ट है। तो उनसे रिलेटेड जो अलाउंस दिया गया है, कह रहा है इंक्लूडिंग एनी सम पेड फॉर ट्रांसफ़र, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स ऑन सच ट्रांसफ़र, कि ट्रांसफ़र करने पर जो भी एक्स्ट्रा खर्चा आया। क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन ट्रांसफ़र हो रहा है जयपुर से मुंबई, तो जयपुर की जो भी सारी चीज़ है वो क्या पता मुंबई में अगर रेगुलर ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी हमेशा के लिए ट्रांसफ़र हो रहा है, हमेशा के लिए, तो उस केस में क्या होगा, जयपुर की जो भी चीज़ें होगी वो मुंबई में जाएगी। तो वो जितना भी पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट आया है उसका भी अलाउंस अगर एम्प्लॉयर दे रहा है वो आ जाएगा। अब देखिए अगर साल का अलाउंस कितना मिला, 30,000 मिला, ठीक है, और आपने उसमें से खर्च कितना करा, 20,000, तो बाकी टैक्सेबल, सीधी सी बात है। नॉर्मल मैं यही सोचता हूँ, अगर आपने पूरा 30 कर दिया तो नील आ जाएगा, ये 10,000 नहीं आएगा। अगर आपने 40 कर दिया तब भी नील है, क्योंकि नील का मतलब क्या है कि इतना आपका टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। और अगर 10,000 होता, 30 में से 20 गए तो बाकी 10,000 टैक्सेबल होता, तो 30 में से 40 जा ही नहीं सकते, 30 में 40 जाएंगे तो नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या है, हमें नील ही लेना है, तो टैक्सेबल होगा ही नहीं, क्योंकि हमने ज़्यादा खर्च कर लिया जितना हमें मिला है, ठीक। तो जब खर्च कर लिया तो वो टैक्सेबल थोड़ी होता है, जो बचता है वो टैक्सेबल होता है, सीधी सी बात। कन्वेंस अलाउंस में भी बोल रहा है, ग्रांटेड टू मीट एक्सपेंडिचर ऑन कन्वेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ ऑफिस, याद रखना। नोट, एक्सपेंडिचर फॉर जर्नी बिटवीन ऑफिस एंड रेसिडेंस इज नॉट एग्जम्प्ट। अब देखिए ये जो है इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस, वो किस में आता है, ए वाले पार्ट में, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अब ए वाले पार्ट में किसका आएगा, हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय का। और अगर आपने फुली टैक्सेबल वाले पार्ट में देखा तो मैंने क्या बताया था, ट्रांसपोर्ट अलाउंस एक्सेप्ट हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय, क्योंकि हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय ए वाले पार्ट में आएगा अभी। और आपको पता है कि उसके अलावा जो भी एम्प्लॉय है उनके लिए फुली टैक्सेबल होता है। कहने का मतलब उनको चाहे 1,000 पर मंथ दो, उनको चाहे 1,500 पर मंथ दो, उनको चाहे 2,000 पर मंथ दो, वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। किस नाम से, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। क्यों, क्योंकि वो घर से ऑफिस जा रहे हैं और ऑफिस से घर आ रहे हैं, उनके लिए अलाउंस मिल रहा है। जबकि कन्वेंस अलाउंस किसके लिए होता है, जो भी ऑफिस से रिलेटेड ड्यूटीज़ आप निभा रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, जैसे जनरली मैंने क्या बताया, मार्केटिंग का काम कर रहे हो, तो उस केस में क्या कर रहे हो, ऑफिस से रिलेटेड ही ड्यूटीज़ में, ऑफिस से रिलेटेड आवर्स में आप क्या कर रहे हो, ऑफिस का काम कर रहे हो, इधर उधर मार्केटिंग का काम कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, तो आपका पेट्रोल का खर्चा हो रहा है, ठीक है, तो आपका काम ही है, तो उसे कन्वेंस अलाउंस बोला जाएगा। लेकिन अगर आप ऑफिस में आराम से बैठे रहते हो, तो आप क्या करते हो, घर से ऑफिस जाते हो और ऑफिस से घर आते हो, उसका अलाउंस मिलता है, तो उसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस बोलते हैं। और वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है, किन को छोड़ के, हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को छोड़ के। और ये कन्वेंस अलाउंस जो भी है ये कितना होगा टैक्सेबल, जितना आपने खर्च नहीं करा। इसका मतलब आपको 10,000 मिला मान के चलिए साल का, और आपने 8,000 खर्च कर लिया, तो बाकी 2,000 क्या हो जाएगा, आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ऐसे अगर आपने पूरा खर्च कर दिया या इससे ज़्यादा खर्च कर दिया तो टैक्सेबल कुछ भी नहीं होगा। डेली अलाउंस, अलाउंस ग्रांटेड ऑन टूर और फॉर जर्नी इन कनेक्शन विद ट्रांसफर टू मीट द ऑर्डिनरी डेली चार्जेस इंकर्ड ड्यू टू एब्सेंस फ्रॉम हिज नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी। नॉर्मल पार्ट देखिए, अगर आप है ना ऊपर वाला पार्ट देखते हैं, ये वाला ट्रैवलिंग अलाउंस वाला पार्ट देखते हैं या ट्रांसफ़र अलाउंस, ये जरूरी नहीं कि रेगुलर हो, लेकिन यहाँ पे डेली अलाउंस दिया जा रहा है, क्योंकि आप नॉर्मली क्या करते हो, टूर एंड ट्रैवल करते रहते हो, किसकी तरफ से, कंपनी की तरफ से, जो कि आपको पता है कि आप नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी पे होते अगर आप ट्रैवल नहीं करते, तो उसकी जगह पे आप क्या कर रहे हो, कंपनी का काम कर रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, ये हो गया। तो बोल रहा है अलाउंसेस ग्रांटेड ऑन टूर और फॉर जर्नी इन कनेक्शन विद ट्रांसफर टू मीट द ऑर्डिनरी डेली चार्जेस इंकर्ड ड्यू टू एब्सेंस फ्रॉम हिज नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी। तो नॉर्मल आपको डेली अलाउंस मिलेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अपनी ड्यूटी वाले प्लेस पे ही काम कर रहे हो, लेकिन आप अपने नॉर्मल प्लेस पे नहीं हो, आप बाहर एक तरीके से क्या कर रहे हो, टूर कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या मिल रहा है, डेली अलाउंस दिया जा रहा है। फिर आपको दे रखा है हेल्पर अलाउंस। हेल्पर अलाउंस में क्या बोल दिया, एनी अलाउंस बाय वॉटर नेम कॉल टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन ए हेल्पर वेयर सच हेल्पर इज एंगेज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी। कहने का मतलब एम्प्लॉयर था, कोई भी ओनर था, उसने क्या कर दिया, आपको अपॉइंट करा किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन में और आपको एक हेल्पर भी प्रोवाइड कर दिया, तो उसके भी खर्चे लग रहे हैं। तो एम्प्लॉयर ने क्या बोला, आपको मैं हेल्पर अलाउंस दे देता हूँ और उस हेल्पर के जो भी एक्सपेंस लगेंगे उस अलाउंस से आप पे कर देना, ठीक है। अब अगर आप ज़्यादा पे करते हो हेल्पर को, एम्प्लॉयर क्या बोल रहा है एम्प्लॉय को कि अगर आप ज़्यादा पे कर रहे हो वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं तो आपको एक अलाउंस दे देता हूँ 4,000 रुपीज़ पर मंथ। अब आपने किसी हेल्पर की मदद ली, उसको आपने 3,000 रुपीज़ पर मंथ दे दिए, तो इसका मतलब बाकी 1,000 पर मंथ आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अब इसका मतलब एम्प्लॉय अगर क्या करता है, उस हेल्पर को 5,000 रुपये दे देता है, वो सोचता है कि यार पर्सन इतना काम कर रहा है तो मैं अपनी जेब से दे देता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, टैक्सेबल कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अलाउंस एम्प्लॉयर ने आपको 4,000 दिया है, लेकिन एम्प्लॉय जिस हेल्पर की मदद ले रहा है उसको वो 5,000 दे रहा है, 4,000 से ज़्यादा दे रहा है, तो एग्जाम्प्ट हो गया, सीधी सी बात है, ज़्यादा ही दे रहा है ना, तो इसका मतलब कुछ बचा ही नहीं। अब रिसर्च अलाउंस, एनी अलाउंस ग्रांटेड फॉर
एनकरेजिंग द एकेडमिक रिसर्च एंड अदर प्रोफेशनल परस्यूट। वही बात, यूनिफॉर्म अलाउंस, एनी अलाउंस टू मीट एक्सपेंडिचर ऑन परचेज और मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म फॉर वियर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ एन ऑफिस। ऑफिस के दौरान आपको पता है कि ऑफिशियल यूनिफॉर्म होती है, तो ऑफिशियल यूनिफॉर्म आप एक ही रोज़ रोज़ थोड़ी पहन के आओगे, तो जनरली कंपनी क्या करती है, आपको अलाउंस देती है और बोलती है कि पर्टिकुलर आपकी यूनिफॉर्म ख़राब हो जाती है तो उससे रिलेटेड आपको वापस से बनानी पड़ेगी, तो इसके लिए हम आपको अलाउंस दे देते हैं। अब ज़्यादा लगा तो वो बात अलग है, सीधी सी बात है आपका, तो जितना आपका बच गया उतना पार्ट आपका टैक्सेबल होगा, इसमें यही देखना है। तो जितना अलाउंस आपको दिया उसमें से एक्सपेंडिचर लेस कर दो, बाकी बच गया तो टैक्सेबल है, सिंपल सा पार्ट। अब एक और पार्ट याद रखना कि जैसे यूनिफॉर्म अलाउंस की जगह क्या लिखा गया, ड्रेस अलाउंस लिखा गया, वो अलग होता है। यूनिफॉर्म अलाउंस लिखा गया, लेकिन अगर ड्रेस अलाउंस लिखा गया, यूनिफॉर्म अलाउंस तो आपको पता चल गया, मैंने बताया कि जितना बच गया वो टैक्सेबल है, लेकिन ड्रेस अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है, तो वो किस वाले पार्ट में जाएगा, जो मैंने आपको ऊपर ऊपर बताया था, ये रहा। अब देखिए इसमें थोड़ी दिक्कत ये होती है कि बार बार आपको थोड़ा थोड़ा बताना पड़ता है ऊपर जाके। यहाँ पे ये जैसे डीए बताया, नॉर्मल फुली टैक्सेबल है, चाहे कितना भी खर्च करो नहीं करो आपके ऊपर है, वो फुली टैक्सेबल होगा। तो अगर ड्रेस अलाउंस है वो इधर चले आएगा, वो इधर नहीं जाएगा, याद रखना। लेकिन यूनिफॉर्म अलाउंस है तो वो स्पेशल अलाउंसेज में आ रहा है, बी वाले पॉइंट में। मेरे हिसाब से देखिए आपको इतने पता चल गए होंगे क्योंकि यही होते हैं। अब ए पॉइंट में जाके देखते हैं, ए पॉइंट में जनरली क्या बोल रहा था आपको कि एक्सपेंडिचर से आपका कोई लेना देना नहीं है। पिछले वाले में तो मैंने क्या बताया, जैसे आपको 10,000 अलाउंस दिया एम्प्लॉयर ने और आपने उसमें से 7,000 खर्च किए, तो बाकी 3,000 टैक्सेबल होगा। अगर आपने पूरा खर्च किया तो कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा, अगर आपने ज़्यादा खर्च किया तो कोई टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। यानी अमाउंट पॉजिटिव बचना चाहिए तब जाके टैक्सेबल होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द एम्प्लॉइज इररेलेवेंट फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम्पशन। तो एग्जाम्पशन क्या मिलेगी, अलाउंस एक्चुअली रिसीव्ड और अमाउंट स्पेसिफाइड इन रूल 2BB। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें एग्जाम्पशन का अमाउंट एक्ट में दे रखा है। वहाँ पे क्या था बी वाले पॉइंट में कि कितना आपने अमाउंट यूज़ किया है स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, कि जिसके लिए आपको अलाउंस मिला है उसके लिए आपने कितना खर्चा किया है, उसमें से जो कम है वो एग्जाम्पशन का पार्ट है। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पशन क्या है कि अलाउंस जो आपको मिली और जो अमाउंट एक्ट में बताया गया है। तो देखो अलाउंस कौन देगा, एम्प्लॉयर, और अमाउंट कौन बताएगा, एक्ट, ठीक है। तो एम्प्लॉयर ने जितना अलाउंस दिया और एक्ट में जो बताया गया, दोनों में से जो कम है वो एग्जाम्पशन का पार्ट। लेकिन मैं कैसे सोचता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि अगर मान के चलिए कि मुझे ये अलाउंस मिला होता, इसका नाम क्या है, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विशेष क्षतिपूर्ति भत्ता। हिली एरिया मतलब क्या हो गया, पर्वतीय क्षेत्र, तो इसको ऐसे बोल सकते हो विशेष क्षतिपूर्ति पर्वतीय क्षेत्र भत्ता। यानी इसका मतलब आप हाई एल्टीट्यूड एरिया में काम कर रहे हो, स्नो एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, आपको पता है कि भूस्खलन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऐसे बोलते हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं कि जनरली स्नोफॉल जहाँ पे होता है, स्नो एरिया अलाउंस भी बोल दिया ना, वो हो गया। या ऊंची ऊंचाई पे एक तरीके से बोल रहे हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, जो सी लेवल से 9,000 फीट या उससे ज़्यादा है ऊपर। जनरली इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, देखिए मणिपुर आ जाता है, यूपी आ गया, हिमाचल आ गया, अरुणाचल आ गया, तो वो जनरली सी लेवल से 9,000 फीट या उससे ऊपर है। और इसके अलावा एक और पार्ट है कि सी लेवल से 1,000 फीट या उससे ऊपर है, ये भी है। अगर 9,000 फीट या उससे ऊपर है तो ज़्यादा मिलेगा, और 1,000 फीट या उससे ऊपर है तो 300 वाला मिलेगा। 300, 800 और 7,000, ये तीन है, सिर्फ याद रख लेना। 300 रुपीज़ पर मंथ। अगर देखिए मैं काम कर रहा हूँ मान के चलिए अरुणाचल में, ठीक है, उस कंपनी ने मेरे को ये दिया स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, ठीक। अब मान के चलिए कि जैसे मैंने बोला कि अरुणाचल में मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो क्या है 9,000 फीट या उससे ज़्यादा है सी लेवल से, तो मुझे 800 रुपीज़ पर मंथ तक की एग्जम्पशन मिल सकती है। अब मुझे कंपनी ने कितना अलाउंस दिया, 700 रुपीज़ पर मंथ, तो एग्जम्प्ट है। तो देखिए मैं रटता ही नहीं हूँ, मैं तो सीधा क्या सोचता हूँ कि यहाँ तक एग्जम्पशन है तो मेरा टैक्सेबल पार्ट होगा ही नहीं अगर मुझे यहाँ तक मिलेगा। अगर इससे ज़्यादा मिलता है, सीधी सी बात है, मुझे अगर कंपनी ने 1,000 रुपीज़ दिया, ठीक है, तो मेरा एग्जम्पशन कितना है, 800। तो 100 में 1,000 में से 800 गए तो बाकी कितने बचे, 200 रुपीज़ पर मंथ मेरा टैक्सेबल हो गया। देखिए यहाँ पे भी देखिए यही बोल रहा है कि अलाउंस एक्चुअली रिसीव्ड, मुझे कितना मिला, 1,000 रुपीज़ पर मंथ। अमाउंट स्पेसिफाइड इन रूल 2BB, इसका मतलब याद रखना अमाउंट स्पेसिफाइड इन एक्ट, क्योंकि एक्ट के अंदर ही रूल है। तो अमाउंट जो इनकम टैक्स एक्ट में बोल रखा है वो कितना बोल रखा है, 800 तक एग्जम्प्ट है, तो यहाँ तक मेरा एग्जम्प्ट, तो बाकी 200 टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे खर्चे से मतलब ही नहीं है, इसका मतलब मुझे 1,000 मिला, अब मैं इससे ज़्यादा खर्च करूँ, मैं 500 खर्च करूँ, 700 खर्च करूँ, 1,200 खर्च करूँ, 1,500 खर्च करूँ, उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो यही तो बोल रहा है कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर इररेलेवेंट है, आप कितना भी खर्च करो। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। चलो ये सिंपल सोचिए, आप जम्मू एंड कश्मीर में सियाचिन एरिया में आपको 7,000 पर मंथ तक एग्जम्प्ट है, तो सीधा सोचिए आपको कितना मिला। मान के चलिए आपको 10,000 पर मंथ मिला, उसके हिसाब से देखिए इंटू 12,
1,20,000 आपको साल का मिल जाता है। आपका एग्जाम कितना होता है? -7,000 इंटू 12। कितना सिंपल है, 120 में से 84 गए, बाकी आपका कितना टैक्सेबल हो गया? 36,000। 36,000 हो गया। अब आप बोलते कि सर मेरे को मिला ही कम होता, मेरे को कितना मिला होता? 6,000 मिला होता। तो सीधी सी बात है, करने की जरूरत ही नहीं होती। 6,000 इंटू 12 72, और आपको पता है कि 7,000 तक एग्जाम्प्ट है। 7,000 इंटू 12 मतलब 84 तक एग्जाम्प्ट है, जबकि आपको मिला ही कितना? 72। तो सीधी सी बात, पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट। तो अगर इस लेवल तक का पार्ट है तो एग्जाम्प्ट होगा। जितने भी आपको दे रखे हैं केस अलग अलग, तो अलग अलग अमाउंट दे रखे हैं, उस हिसाब से देखिए कि आपको कितना मिला है। जैसे मैंने जो एग्जांपल कवर कर रखा है वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का कवर कर रखा है, क्योंकि वो टिपिकल होता है। और सेम वैसा ही हॉस्टल एक्सपेंडिचर का है, बस अमाउंट क्या होता है? 100 रुपीज़ की जगह 300 पर मंथ हो जाता है। अब देखिए किसके लिए दिया जा रहा है? गिवन फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन। अब वो चाइल्ड चाहे एजुकेशन ले या नहीं ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो कंपनी ने आपको प्रोवाइड कर दिया। अगर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, ऐसे बोल दिया, तो इसमें जो एग्जम्पशन मिल रही है वो कितनी मिल रही है? ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। अब सामने वाली कंपनी आपको क्या दे रही है? वो 3 बच्चों के लिए दे रही है, 4 बच्चों के लिए दे रही है, वो अलग बात है। तो एक्चुअली क्या आपको दिया, और एक्ट ने कितना अलाउ किया? तो एक्ट ने तो सिर्फ मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए अलाउ किया है, और हर बच्चे पे 100 रुपीज़ पर मंथ, 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। ठीक है, देखिए अब सिंपल सोचते हैं। जैसे मेरा एग्जांपल लेता हूँ, तो मेरी एक बेटी है, आपको भी पता होगा मैं फ़ोटो वोटो डालते रहता हूँ कभी कभी। तो बेटी है, अब मैं कहीं काम कर रहा हूँ, उस कंपनी ने मुझे क्या करा? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दे दिया। अब चाहे मैं उसको पढ़ा रहा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एजुकेशन अलाउंस मिल गया। ठीक है, तो चाहे कोई भी हो, याद रखना कि चाहे आपने अडॉप्ट की हुई बेटी है तो वो भी इसमें क्या हो जाएगी? इंक्लूड हो जाएगी। या अब अडॉप्ट किया हुआ बेटा भी है, चिल्ड्रन कोई सा भी हो, ठीक है, वो इसमें आ जाएगा, चाहे पढ़ाई करे चाहे नहीं करे। ये दे दिया आपको कंपनी ने, तो उस केस में मान के चलिए कि मुझे 120 रुपीज़ पर मंथ उन्होंने क्या कर दिया? अलाउंस दे दिया चिल्ड्रन एजुकेशन। तो ये एक्चुअली मुझे दिया गया है, किसने? कंपनी ने, एम्प्लॉयर ने। ठीक है, अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि एग्जाम्पशन कितना तक मिलेगा? 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड। तो एक ही तो है, अब मैं थोड़ी 2 बच्चे का ले लूँगा, है ही एक बच्ची, तो मैं लूँगा कितने की? 100 रुपीज़ की एग्जाम्पशन ले लूँगा, क्योंकि एक ही बच्ची है। तो बाकी 20 रुपीज़ क्या हो जाएगा? मेरा टैक्सेबल हो जाएगा पर मंथ का पार्ट। 20 इंटू 12 मतलब कितने हो गए? 240 रुपये टैक्सेबल हो गए। ठीक है, क्योंकि मुझे कितनी दी गई? 120 दी गई। ठीक, और यहाँ पे मैंने क्या बताया? एक्चुअल एक्सपेंडिचर इररिलेवेंट है। मैं कितना भी बच्चे पे खर्च कर रहा हूँ, मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, 200 रुपीज़ पर मंथ खर्चा कर रहा हूँ, 300 कर रहा हूँ, 1000 कर रहा हूँ, 2000 कर रहा हूँ, मेरे ऊपर है। लेकिन कंपनी ने मुझे 120 प्रोवाइड किया गया, और इनकम टैक्स एक्ट में क्या बोला? 100 रुपीज़ तक एग्जाम्प्ट है पर चाइल्ड पे। तो इसका मतलब बाकी मेरा 20 का टैक्सेबल। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, एक और मेरे बेटी या बेटा हो गया, जो भी हुआ, ठीक है, तो 2 हो गए। अब एक से भले 2, तो 2 हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब कंपनी ने मुझे मान के चलिए कि 120 पर चाइल्ड के हिसाब से 2 बच्चों पे दिया, तो 240 पर मंथ दे दिया। ठीक है, पर एग्जाम्प्ट कितना है? 100 इंटू 2, तो 200। तो इसका मतलब बाकी 40 क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा, सिंपल सा पार्ट। तो 40 इंटू 12 के हिसाब से पहले 240 रुपीज़ था, अब 480 रुपीज़ हो गया। अब तीसरा एग्जाम्पल सोचिए कि मेरे 3 बच्चे हैं, 2 नहीं 3 हैं, तो इसका मतलब मान के चलिए अब कंपनी मुझे 120 इंटू क्या दे रही है? अब देखिए आप एग्जाम्पल कुछ कुछ भी बना सकते हैं खुद का, 150 रुपीज़ भी कर सकते हैं। मैंने क्या बताया? मेरे को कंपनी ने कितना दिया? 120 रुपीज़ का। तो 120 इंटू 3 कितना हो गया? 360 रुपीज़ पर मंथ एक तरीके से कंपनी ने दिया। लेकिन एग्जाम्पशन कितनी है? ये थोड़ी 100 इंटू 3, ये गलत हो जाएगा। पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, तो 3 नहीं करना, 2 करना है। ठीक है, तो 100 इंटू 2 200। अब आपको क्या करना पड़ता है? बस साल का निकालना पड़ता है ना, तो इंटू 12 कर देना पड़ता है। तो यहाँ पे आप इंटू 12 कर देते, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इंटू 12 कर देता हूँ, सीधी सी बात है। ठीक, अब देखिए मैंने मल्टीप्लाई करा, मेरे पास कैलकुलेटर है, तो 360 इंटू 12 करेंगे तो 4320 आ जाएगा। ये मुझे कंपनी ने दिया है। जबकि इनकम टैक्स एक्ट क्या बोल रहा है कि आप 2 बच्चों की ही एग्जाम्पशन ले सकते हो, 100 रुपीज़ पर चाइल्ड। तो 100 इंटू 2 200 हो गया, और 200 इंटू 12 यानी 2400 ही मैं ले सकता हूँ, ये मैक्सिमम एक तरीके से। तो ये मैक्सिमम एग्जाम्पशन एक तरीके से मेरे लिए हो गई। लेकिन देखिए अगर बच्चे कम होते तो इस हिसाब से, जैसे मैंने क्या बताया कि एक ही बच्चा है तो 100 इंटू 1 हो गया, इस तरीके से आपको पता है कि एग्जाम्पशन होगी। अगर 2 बच्चे हो गए तो 100 इंटू 2, लेकिन अगर 3 है तो तब भी मैं 100 इंटू 2 ही ले पाऊंगा, 100 इंटू 2 इंटू 12, मतलब ये मैक्सिमम एग्जाम्पशन हो गई। कभी भी अगर ज़्यादा बच्चे हो 2 से, तो 4320 माइनस 2400, सीधी सी बात है कितना आ गया? 1920। या 2 बच्चे भी हों तो उस हिसाब से आप एग्जाम्पल खुद ही बना सकते हो। अब देखिए एक ये भी आता है एग्जाम्पल,
मैं उसको आपको घर के लिए दे रहा हूँ एक एग्जांपल को, वो मैं नीचे लिख दूंगा, बाद में आपको समझ में आ जाएगा, पर अभी मेरे हिसाब से आपको इतना आ गया। और नीचे मैं एक क्वेश्चन और कवर करवा देता हूँ, दो मैंने कवर कराए हैं इससे रिलेटेड, पहले ये देख लेते हैं, फिर आगे के अलाउंस ऐसे ही रीड कर लेंगे, सिंपल सिंपल है। देखिए सबसे पहले ये वाला देखिए मिस्टर सचिन का, ये बोल रहा है मिस्टर सचिन रिसीव्ड एजुकेशन अलाउंस ऑफ ₹80 पर मंथ फॉर हिज फर्स्ट चाइल्ड, ₹90 पर मंथ फॉर हिज सेकंड चाइल्ड एंड ₹120 पर मंथ फॉर हिज थर्ड चाइल्ड, ये बोल दिया। ही ऑल्सो रिसीव हॉस्टल अलाउंस और ₹1000 पर मंथ। देखिए हॉस्टल का एक बार देख लेना, हॉस्टल पे आपके ₹300 है। और देखिए मैं आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत आपको पता है कि लूज है, डाउन है, ठीक, तो इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो ये पर्टिकुलर जो 55 मिनट लगे हैं इसकी जगह 40 मिनट में सारा पार्ट हो जाता, तो थोड़ा सा क्या करना, आप स्पीड बढ़ा देना, इसलिए मैं आराम आराम से बोल रहा हूँ। ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो आप देख सकते हो कि कितना मिलेगा, 300 इंटू 2 चाइल्ड तक ही मिलेगा, 600 हो गया इंटू 12, ठीक है, तो कितना हो गया, 7200 तक की ही एग्जामेशन मिलेगी। अब आप सोच सकते हैं कि हॉस्टल एक्सपेंडिचर में अगर मैं बोलूँ कि कंपनी ने आपको ₹500 प्रोवाइड कर दिए पर मंथ, और आपके कितने बच्चे हैं, ये मान के चलिए 3 है, तो 500 इंटू 3 इंटू 12, तो कंपनी ने कितना दिया आपको अलाउंस, 500 इंटू 3 इंटू 12, तो ये हो गया 18,000। लेकिन अभी मैंने क्या बताया, 7200 तक की ही आपको एग्जामेशन मिलेगी, क्यों, क्योंकि ₹300 पर मंथ है 2 बच्चों पे, तो आपको 300 इंटू 3 अगर आप करोगे, इंटू 12 करोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एग्जामेशन इनकम टैक्स एक्ट में कितनी प्रोवाइड की गई है, रूल 2BB में कितनी प्रोवाइड की गई है, 300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, तो दोनों सेम ही है, इसमें ₹100 है, इसमें 300 का पार्ट है। एम्प्लॉयर कितना देता है उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि कितना टैक्सेबल बन रहा है। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉयर कितना दे रहा है मिस्टर सचिन को, जो एक काम कर रहा है एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉयर दे रहा है उसको ₹80 पर मंथ एक बच्चे के लिए, एक के लिए ₹90 पर मंथ और एक के लिए ₹120 पर मंथ। ही ऑल्सो रिसीव हॉस्टल अलाउंस और ₹1000 पर मंथ। नन ऑफ हिज चिल्ड्रन आर स्टडिंग, उसका कोई भी बच्चा बोल रहा पढ़ रहा नहीं है। फाइंड टैक्सेबल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल अलाउंस। अब देखिए बोल रहा है कि कोई भी बच्चा पढ़ रहा नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे पढ़े ना पढ़े, लेकिन आपको अलाउंस तो दे दिया। अब वो कैसे कैलकुलेट होगा यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले हॉस्टल अलाउंस की बात करें तो आप सोचिए कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ही ऑल्सो रिसीव्ड हॉस्टल अलाउंस ऑफ ₹1000 पर मंथ। या ये थोड़ी बता रखा है कि पहले चिल्ड्रन के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, तो हम क्या बोलेंगे, टोटल मिला के उसको 1000 पर मंथ मिल रहा है, तो 1000 इंटू 12 के हिसाब से कितना मिल गया, साल के दौरान उसका ₹12,000 मिल गया। उसमें से कितना एग्जम्प्ट होगा, तो मैंने क्या बताया, ₹300 पर चाइल्ड रूल 2BB में दे रखा है, पर उसमें क्या बोल रखा है, 3 चाइल्ड के लिए नहीं बोल रखा, ₹300 पर मंथ बोल रखा है, और कितने चाइल्ड के लिए, 2 चाइल्ड के लिए बोल रखा है, तो 300 इंटू 2 मतलब ₹600 होगा 12 महीने के लिए, तो 72। तो देखिए 12,000 में से 72 गए 48। अगर आप 300 इंटू 3 करोगे तो वो गलत हो जाएगा, 300 इंटू 3 नहीं कर सकते क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में सिर्फ 2 चाइल्ड के लिए ही बोल रखा है। समझ गए, इस तरीके से आपको सोचना है। तो देखिए चाहे 5 बच्चों के लिए अलाउंस मिले वो तो आप लिख लोगे, क्योंकि जितना मिला वो आपको लिखना है। अब इनकम टैक्स एक्ट स्पेसिफाई कर रहा है कि इतनी ही एग्जम्पशन हम देंगे, ठीक है, तो इनकम टैक्स एक्ट तो यही चाहता है ना कि ज़्यादा टैक्सेबल हो, तो इसका मतलब एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को क्या कर रहा है, 5 बच्चों के लिए दे रहा है, तो वो तो आप रिसीव्ड में लिखोगे कि 5 बच्चे हैं, हर बच्चे के लिए कितना दे दिया, 500, तो 500 इंटू 5 2500, 2500 इंटू 12 कितने हो गए आपके, ₹30,000 हो गए, समथिंग ये होता है ना। तो 500 इंटू 5 इंटू 12 30,000। लेकिन एग्जम्प्ट कितना है कि 30,000 आपको मिल गए एम्प्लॉयर के थ्रू, लेकिन एग्जम्प्ट कितना है, ₹300 है 2 चाइल्ड के लिए, ठीक है, पर चाइल्ड के लिए आपको बता दिया, तो मैंने क्या बताया, 2 चाइल्ड के लिए इंटू 12, तो 7200 ही एग्जम्प्ट होंगे, बाकी टैक्सेबल होगा। तो यहाँ रिसीव्ड में तो पूरा ही लिखेंगे जितना एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है, चाहे कितने भी बच्चों के लिए प्रोवाइड किया, 1 2 4 5। लेकिन एग्जम्पशन जो आप देख रहे हो वो क्या देख रहे हो कि अगर एक बच्चा है तो आपको एग्जम्पशन ही एक बच्चे की लेनी है, अगर 2 बच्चे हैं तो एग्जम्पशन भी 2 की लेनी है, लेकिन अगर 3 बच्चों के लिए अलाउंस मिला है तो एग्जम्पशन सिर्फ 2 की ही मिलेगी, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन बोल रखा है। अब मेरा एक ही बच्चा है तो अलाउंस भी क्या होगा, रिसीव्ड एक का ही मिलेगा, और एग्जम्पशन भी क्या मिलेगी, एक की मिलेगी, सीधी सी बात है, 300 इंटू 1, नॉर्मल सा बात कि मुझे हॉस्टल अलाउंस कितना मिला, ₹500 मिला एक बच्चे के लिए, तो 500 इंटू 1 इंटू 12, सीधी सी बात, ₹6,000 अलाउंस मिला, और एग्जामेशन कितनी मिलेगी, 300 इंटू 1 इंटू 12, नॉर्मल सी बात, तो कितनी होगी 2400, तो 6,000 में 2400 लेस कर देंगे इस तरीके से, नहीं 24 नहीं 3600, गलती से अमाउंट गलत बोल दिया, 3600, 300 इंटू 1 इंटू 12, तो ₹3600 लेस हो जाएगा इस तरीके से, तो वो एक बच्चे के लिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम जब भी लेते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से बोल रखा है। अब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पर ये क्या बोल रहा है
कि 80 रुपीज़ पर मंथ है एक चाइल्ड के लिए, 90 रुपीज़ पर मंथ है दूसरे चाइल्ड के लिए और 120 रुपीज़ पर मंथ है थर्ड चाइल्ड के लिए, ये अलाउंस मिला है। तो देखिए कितना मिला, 80 इंटू 12, 90 इंटू 12, 120 इंटू 12। अब देखिए तीनों चाइल्ड के लिए ले लिया ना, जितना भी मिला सब ले लो जो एम्प्लॉयर ने दिया है, लेकिन एग्जाम्शन कितनी मिलेगी, 2 बच्चों के लिए। अब 2 बच्चे आपको चुनने हैं, कौन से चुनोगे, जिसमें ज़्यादा एग्जाम्शन मिल रही है, क्योंकि मैं एक क्या हूँ, एम्प्लॉई हूँ, मुझे टैक्स कम देना है, तो मुझे टैक्सेबिलिटी का पार्ट कम दिखाना है बाहर, तो मुझे एग्जाम्शन ज़्यादा चाहिए। अब सपोज करो कि अगर आपने 80 रुपीज़ पर मंथ और 90 रुपीज़ पर मंथ, तो मैंने क्या बताया कि मैक्सिमम 100 रुपीज़ पर मंथ तक का अलाउड है पर चाइल्ड के लिए। अब अगर आप 80 रुपीज़ ले लेते हो और 90 रुपीज़ ले लेते हो 2 बच्चों के लिए, क्योंकि आपको पता है कि वो कितने बच्चों के लिए है, 2 बच्चों के लिए, तो 80 प्लस 90 170 कर लेते हो, तो बिल्कुल गलत हो गया, 170 इंटू 12 करो। ठीक इसी तरीके से आप क्या बोलते हो, एक में 80 ले लेता हूँ और 120 आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम्शन कितनी अलाउ है, मैक्सिमम 100 रुपीज़ की अलाउ है, तो यहाँ पे आप 100 ही ले सकते हो। तो देखिए आप क्या करोगे फिर, यहाँ पे 80 प्लस 100 इंटू 12 करोगे, यानी 180 इंटू 12 करोगे। तो देखिए अगर आप 170 इंटू 12, 180 इंटू 12, और तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या हो सकता है कि 90 रुपीज़ पर मंथ ये ले लेते हैं, और 120 पे क्या करोगे, आपको 100 तक की ही एग्जाम्शन मिल सकती है, याद रखना। ठीक है, तो 90 रुपीज़ पर मंथ तो मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि 100 रुपीज़ पर मंथ तक की एग्जाम्शन है, तो 90 मिलेगी एक बच्चे की, और इस बच्चे के ले रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, 120 की जगह 100 तक की ही एग्जाम्शन मिल पाएगी, तो 90 प्लस 100 इंटू 12। तो आप सोचिए किस में फ़ायदा है, इसमें फ़ायदा नहीं है, इसमें फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसमें 180 है, इसमें फ़ायदा है 190। तो आपको हमेशा ये सोचना है कि जो ज़्यादा अमाउंट होता है, यानी कहने का मतलब अगर आपको अलाउंस ज़्यादा मिलता है, तो उस बेसिस पे आपको क्या करना है, हायर अमाउंट वाला पार्ट लेना है। तो देखिए 120 है तो 120 तो एग्जाम्शन मिलेगी नहीं, आपको 100 रुपीज़ ही एग्जाम्शन मिलेगी पर चाइल्ड की, तो आपने ये ले लिया। फिर आपने 90 वाले पार्ट को लिया, 80 को इग्नोर मार दिया, क्योंकि एग्जाम्शन में क्या बोलता है, आप मैक्सिमम 2 बच्चों के ले सकते हो। अगर आप ऊपर देखोगे मैंने यही बताया एग्जाम्शन में, मैं इसलिए धीरे बता रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो बार बार। तो देखिए ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। अब वो 2 बच्चे चुनना आपकी मर्जी के कौन से ले रहे हो। 80 रुपीज़ वाला तो मैं चुनूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर उसकी एग्जाम्शन लूँगा तो मेरी एग्जाम्शन कम आएगी और टैक्सेबल पार्ट ज़्यादा बनेगा। एक बार चाहे 170 इंटू 12 और 180 इंटू 12 करके देखना, कम ही बनेगा, और लेस कम होगा तो टैक्सेबल ज़्यादा बनेगा, बाहर ज़्यादा आएगा। तो हमें एग्जाम्शन ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो ये तीसरा चाइल्ड ले लेंगे जिसकी मैक्सिमम एग्जाम्शन कितनी मिलेगी, 100 रुपीज़ मिलेगी, और एक ये दूसरा चाइल्ड ले लेंगे जिसकी पता है कि मैक्सिमम एग्जाम्शन पूरी की पूरी 100 तक है, तो ये 90 रुपीज़ आ जाएगी, क्योंकि 90 रुपीज़ पर मंथ ही है। तो 190 इंटू 12 करके देख लेंगे, सिंपल सा पार्ट निकल के आ जाएगा। चलिए एक और देखिए क्वेश्चन, ठीक है समझ गए, नॉर्मल पार्ट है। यहाँ पे ये भी देख लेना, ये बोल रहा है एजुकेशन अलाउंस इज अलाउड फॉर एनी 2 चिल्ड्रन ऑफ एसएससी, देयरफॉर एजुकेशन अलाउंस ऑफ फर्स्ट चाइल्ड विच इज़ द लोएस्ट वन दैट इज ₹80 ओनली इज नॉट कंसिडर्ड टू अवेल हायर डिडक्शन। क्योंकि आपको हायर एग्जाम्शन चाहिए, हायर डिडक्शन चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसी बच्चे को चुनोगे जिसको अलाउंस क्या मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। तो इसको 120 मिल रहा है, लेकिन एग्जाम्शन सिर्फ 100 रुपीज़ तक ही मिलती है, इसलिए ये ले सकते हो। फिर सेकंड हाईएस्ट ये है, तो आप 90 रुपीज़ ले पाओगे आराम से, तो 100 प्लस 90 190 हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए बोल रहा है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1920 फॉलोइंग अलाउंसेज आर गिवन टू मयूर बाय द एम्प्लॉयर कंपनी। देखिए इसमें बोल रहा है सबसे पहले नेम ऑफ अलाउंस, और याद रखना ये ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1920 का, यानी पूरा का पूरा अमाउंट ये पर मंथ नहीं है, ये पूरा का पूरा 12 मंथ का है, याद रखना। ट्राइबल एरिया अलाउंस फॉर एक्स पोस्टेड इन असम फॉर 2 मंथ। देखिए मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन यहाँ से देख लीजिए कि मैं आपको आगे बताता वैसे भी। तो ट्राइबल एरिया और शेड्यूल्ड एरिया अलाउंस एमपी, तमिलनाडु यानी मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटका, त्रिपुरा, असम। अगर यहाँ पे आप एम्प्लॉयड हो, यहाँ पे आप काम कर रहे हो, तो आपको कितना मिल जाएगा कंपनी की तरफ से, यानी कितनी एग्जाम्शन मिल जाएगी इनकम टैक्स एक्ट की तरफ से, 200 पर मंथ। अब कंपनी आपको कितनी दे रही है वो उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे एग्जाम्शन आपको 200 पर मंथ तक की मिल जाएगी। तो देखिए आपको रिसीव्ड कितनी हुई है, ये बोल रहा है 1000 रिसीव हुई है, और एग्जाम देखिए कितनी, आपको बताया कि 200 रुपीज़ पर मंथ एग्जाम है, और आपकी पोस्टिंग कितने महीने के लिए हुई है, मान के चलिए 2 महीने के लिए हुई है, उसके हिसाब से आपको अलाउंस मिल रहा है, तो 200 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 400। ठीक है सीधी सी बात है, तो इतनी एग्जाम्शन मिल जाएगी, और आपको रियल में एक्चुअल में मिली कितनी है, 1000 में से 400 गए तो कितना बचा, 600। और देखिए जब हम एग्जाम्शन की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं कि जो हमें मिली है और जो एक्ट के हिसाब से दे रखी है, दोनों में से जो लोअर हो वो एग्जाम्शन होती है। जबकि मैं कैसे सोचता हूँ, सिंपल सा बात, कि मुझे जितनी मिली है मुझे क्या देखना है कि एग्जाम्शन इतनी मिलेगी। अब मुझे कितनी मिली, 1000 रुपये मिली 2 महीने के लिए, ठीक है, ये साल का नहीं दे रखा, ये फॉर 2 मंथ दे रखा है, तो मुझे 2 महीने के 1000 रुपीज़ मिले।
अब मैंने उस पर जनरली देखिए कितना एग्जम्पशन का पार्ट देखा, 400 का देखा, तो सीधी सी बात है बाकी मेरा 600 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो बस ये नॉर्मल सोचना है कि एग्जम्प्ट कहाँ तक है, उससे ज़्यादा टैक्सेबल होगा। जितनी मुझे मिली है उसमें से जितना एग्जम्प्ट पार्ट है वो लेस कर दूंगा और बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। सिंपल सा सोचना है। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस फॉर एक्स एल्डर सन, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस फॉर एक्स यंगर सन, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस फॉर एक्स डॉटर। अब देखिए तीन ही तो है, एल्डर सन, यंगर सन, ठीक है, छोटा बेटा, बड़ा बेटा, और एक डॉटर है, बेटी है, यानी तीन है जिन्हें, तीन बच्चे हैं, आपको पता चल गया, इनके लिए ये रिसीव्ड हुआ। तो अभी आपने देखा था, मैंने आपको बताया 90 रुपीज़, 80 रुपीज़ और 120 रुपीज़, ये हमने देखा था। तो आपने 80 + 90 + 120 इंटू 12 कर दिया था, यानी 80 इंटू 12, 90 इंटू 12, 120 इंटू 12, जनरली ये कर दिया था। सिंपल सा पार्ट था। कितना मिला, तो देखिए 1800 मिला, प्लस 900 मिला, प्लस 1080 मिला, ये टोटल हो गया। उसमें से माइनस क्या करोगे, एग्जम्पशन। अब एग्जम्पशन किसकी लोगे, तो मैंने क्या बताया, हायर अमाउंट वाले की, जिसको हायर मिला है। तो सबसे हायर किसको मिला, इसको मिला, फिर किसको मिला, डॉटर को मिला, फिर बाद में इसको मिला है। तो हम सिर्फ दो बच्चों की ही एग्जम्पशन ले सकते हैं। आपको पता है कि 100 रुपीज़ पर मंथ है एग्जम्पशन, तो 100 इंटू 12 करके देखिए, तो देखिए 1200 आ जाएगा। एक तरीके से मैं बोल रहा हूँ ये एक्स के एल्डर सन के लिए एग्जाम्प्ट हो जाएगी, तो 1800 उसको मिल रही है। यार लेना, देखिए मैं क्या बता रहा हूँ कि 1800, 900, 1080 है। वापस से सुन लीजिए ढंग से, एक्स का एल्डर सन है ये बोल रहा है एक तो, ठीक है, और एक एक्स का यंगर सन है, ये भी यार लेना। तो ये एल्डर सन है, ये आपका यंगर सन है ये बोल रहा है, और एक है इसकी एक्स की डॉटर है ये बोल रहा है। अगर आप चाहो तो आप तीनों को क्या कर सकते हो, एक साथ प्लस कर देना, क्योंकि ये साल से रिलेटेड है पूरा का पूरा। तो हम 1800 प्लस क्या करेंगे, 900 प्लस क्या करेंगे, 1080 कर देंगे। चलिए एक बार मैं कैलकुलेटर पे कर ही लेता हूँ। तो 1800 प्लस 900, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको थोड़ा सा पता रहना चाहिए। तो 3780 ये आ गया, ये आपको मिला। इसमें से कितना एग्जम्पशन है वो देखना है, यानी माइनस करना है एग्जम्पशन का पार्ट। अब देखिए इनकम टैक्स एक्ट में क्या बताया, मैंने आपको यही बोला कि आपको हायर वाला पार्ट देखना है। तो 1800 देखिए, फिर 1080 देखिए, क्योंकि एग्जम्पशन ज़्यादा इन्हीं के थ्रू मिलेगी। आप सोचिए कि आपको कितने तक मिल सकती है, कि हर बच्चे की 100 रुपीज़ के हिसाब से, आपको बताया कि हर बच्चे की 100 रुपीज़ के हिसाब से टोटल साल की 1200 की मिल सकती है। पर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन है, इसका मतलब दूसरे बच्चे की भी आपको 100 इंटू 12 के हिसाब से 1200, ये है। अब मैक्सिमम बोल रखा है ना, पर जनरली सोचिए कि इसको मिला ही कितना, 1080, इसको कितना मिला 1800। तो 1800 में से इस बच्चे के 1200 गए तो बाकी 600 टैक्सेबल हो गए, ठीक है। और इस बच्चे के आप देखिए 1080 मिलते हैं। अगर आप सोचिए साल के मिलते हैं तो 1080 अपॉन 12 करके देख लेना। इसके 90 रुपीज़ पर मंथ कंपनी देती है, इसको 90 रुपीज़ पर मंथ देती है। तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम में 100 रुपीज़ आने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 90 रुपीज़ पर मंथ दे रही है। 90 इंटू 12 करोगे तो इसका मतलब 1080 पूरे एग्जम्प्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो एग्जम्प्ट अमाउंट मैक्सिमम 100 रुपीज़ पर मंथ दे रखा है, लेकिन यहाँ पे नील आ गया, क्योंकि 100 इंटू 12 करोगे तो 1200 आ रहा है, लेकिन रिसीव्ड कितना होता है, 1080। और इनकम टैक्स एक्ट ने कितनी एग्जम्पशन दे रखी है, 1200 रुपये तक की एग्जम्पशन दे रखी है। तो सीधी सी बात है, रिसीव्ड ही कम हुआ है, ठीक। और इनकम टैक्स एक्ट में यहाँ तक का एग्जम्प्ट है। तो मैंने क्या बताया, अगर 1200 रुपये तक के अंदर आ रहा है पार्ट, तो पूरा का पूरा टैक्स क्या होगा, नील हो जाएगा, सीधी सी बात, नॉर्मल। अब देखिए आप बोलोगे कि सर आप अलग अलग क्यों बता रहे हो, आप तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बताइए कि सेम क्या आएगा। अब देखिए मैंने पिछले वाले क्वेश्चन की तरह क्या बोला कि ये टोटल 3780 ले लीजिए, पर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 1800 अपॉन 12 करके देखिए एक बार, तो कितना आएगा, 150 रुपीज़ पर मंथ आएगा इसका। 900 अपॉन 12 करके देखना, तो इसका समथिंग आएगा 75 रुपीज़ पर मंथ। और ये 1080 अपॉन 12 करके देखना, तो इसका मैंने आपको बताया था कितना था, 90 रुपीज़ पर मंथ। तो एक का 150 आ रहा है, एक का 75 आ रहा है, और एक का 90 रुपीज़ आ रहा है। मैंने आपको क्या बताया कि 2 चाइल्ड के लिए लेना है। अब मैक्सिमम कितनी एग्जम्पशन मिलेगी, 100 रुपीज़। तो यहाँ पे यहाँ तक रुक जाना है 100 रुपीज़, और इसकी 90 रुपीज़ 100 के अंदर ही है, तो 100 प्लस 90, 100 प्लस अगर 75 लोगे तो गलत हो जाएगा, 75 प्लस 90 लोगे तो भी गलत हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, हमें एग्जम्पशन ज़्यादा लेनी है। तो 100 प्लस 90 यानी 190 इंटू 12 करके देख लेना, तो कितना आएगा, ये आएगा 2280। कितना आएगा, 2280। आप देखिए 3780 आपको टोटल मिली है अलाउंस, उसमें से 2280 की इनकम टैक्स के हिसाब से एग्जम्पशन है, तो बाकी 1500 टैक्सेबल है। और आप देख सकते हैं 600 प्लस 900 इतना ही टैक्सेबल आपका इन तीनों बच्चों के केस में आ रहा है, ये नील है।
और आप दिमाग लगाइए एग्जाम्शन 100 इंटू 12 है तो 1200 पूरी की पूरी एग्जाम्शन हो जाएगी। और यहाँ दिमाग लगाइए 100 इंटू 1200 है, लेकिन आपको रिसीव्ड ही 1080 हुई है, तो ये तो पूरे 1200 और ये 1080, तो 1200 प्लस 1080 2280 की आपको एग्जाम्शन मिल जाएगी। तो नॉर्मल तीनों का टोटल, उसमें से 2280 गए तो बाकी 1500 टैक्सेबल हो गए। अगर आपको सोचना है तो नीचे वाले क्वेश्चन की तरह सोच लेना कि आपको जितनी मिली वो 3 बच्चों के हिसाब से जो भी मिली वो देखा, और जब हमने क्या है उसमें एग्जाम्शन का पार्ट लेस किया तो हमें पता है कि ये 120 है हाईएस्ट, ये सेकंड हाईएस्ट है, तो 120 ले ही नहीं सकते एग्जाम्शन क्योंकि मैक्सिमम ही 100 रुपीज़ की है और इसके अंदर ये 90 में आ ही रही है, तो सीधी सी बात है 100 प्लस 90 इंटू 12 कर लिया। ये पार्ट आपको देखना है तो अलग अलग बच्चों के हिसाब से देखोगे और एग्जाम्शन में सिर्फ 2 बच्चों का पार्ट लोगे तो आपको आराम से समझ में आएगा। चिल्ड्रन के लिए भी यही है और हॉस्टल के लिए भी यही है। हॉस्टल किससे रिलेटेड है? चिल्ड्रन से रिलेटेड ही है, याद रख लेना, क्योंकि जो हॉस्टल एक्सपेंडिचर है कोई बड़े बच्चे नहीं, सॉरी, किसी हम पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं कि कोई एम्प्लॉई है उनके बच्चों की बात कर रहे हैं। तो ये बोला गिवन फॉर मीटिंग एक्सपेंडिचर फॉर चाइल्ड ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। ट्रांसपोर्ट अलाउंस देखिए क्या बोल रहा है, एक्सपेंस फॉर कम्युनिकेटिंग बिटवीन प्लेस ऑफ हिज रेसिडेंस एंड प्लेस ऑफ ड्यूटिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने घर से ऑफिस की तरफ जा रहे हो, ऑफिस से घर की तरफ आ रहे हो, तो उसे बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस। और एक मैंने क्या बताया था, कन्वेंस अलाउंस, जो कि आपके ऑफिशियल और के दौरान आप क्या कर रहे हो, मार्केटिंग का काम कर रहे हो, आप बिजनेस के लिए क्या कर रहे हो, इधर उधर भागा दौड़ी कर रहे हो, नॉर्मली क्या कर रहे हो, आप व्हीकल चला रहे हो और अपने क्लाइंट से बात कर रहे हो, इधर उधर जा रहे हो जनरली, वो सारा पार्ट क्या आएगा आपका कन्वेंस अलाउंस में आएगा। जबकि ट्रांसपोर्ट में क्या आ रहा है कि आपको घर से ऑफिस जाने के लिए और ऑफिस से घर पे आने के लिए, मतलब प्लेस ऑफ ड्यूटी पे जाने के लिए और वहाँ से आने के लिए आपको पैसे दिए गए हैं। तो वो सारे एम्प्लॉय के लिए एग्जाम्प्ट होता है, सिर्फ हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को छोड़ के। उनके लिए कहाँ तक एग्जाम्प्ट होता है, 3200 रुपीज़ पर मंथ ओनली फॉर हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय। तो यार ना, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो अदर एम्प्लॉय के लिए होता है वो फुली टैक्सेबल है, लेकिन हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय के लिए 3200 पर मंथ तक का एग्जाम्प्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको एम्प्लॉयर ने 5000 पर मंथ दिया तो 5000 टू 12 कितना होता है, 60,000 रुपीज़ दिया। अगर कोई पर्सन हैंडीकैप्ड है, अगर कोई एम्प्लॉय हैंडीकैप्ड है, तो उस केस में 3200 इंटू 12 के हिसाब से एग्जाम्प्ट हो जाएगा। कितने होते हैं, 3200 इंटू 12, कैलकुलेटर है मेरे पास, तो 38,400। तो 60,000 में से 38,400 गए, ठीक है, तो ये आ गया 21,600 टैक्सेबल। ठीक, अब सोचिए कि अगर 3000 पर मंथ दिया होता तो 3000 इंटू 12 36। ठीक, अब 36,000 है और जबकि एग्जाम्प्ट यहाँ तक है तो सीधी सी बात है पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट होगा, टैक्सेबल कुछ भी नहीं होगा। अगर ज़्यादा दिया जा रहा है फिर जो बचता है तो वो बाकी क्या है, टैक्सेबल पार्ट है। यानी एग्जाम्पशन से अगर ऊपर का पार्ट जा रहा है वो टैक्सेबल है, एग्जाम्पशन तक का नहीं है, यही सिंपल पार्ट है। अब देखिए अगला क्या बोल रहा है, अलाउंसेस फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज ग्रांटेड टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग हिज ड्यूटी बट सच एम्प्लॉयज नॉट इन रिसिप्ट ऑफ डेली अलाउंस। देखिए इसमें याद रख लेना कि ये जनरली जो बोल रहा है तो इसमें क्या बोल रहा है कि कोई सा भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो सकता है उसके अगर आप एम्प्लॉय हो। यहाँ पे ये कहीं नहीं बोल रखा कि सिर्फ आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे हो या प्राइवेट की बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो चाहे पब्लिक हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे रेलवे हो, चाहे हम बोल सकते हैं कि कार्गो से रिलेटेड किसी का भी हो, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे आपको पता है कि उनसे रिलेटेड हो, कैसा भी हो, अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो जो कि बस इनसे रिलेटेड काम कर रही है ट्रांसपोर्ट का, तो उसकी अगर आप एम्प्लॉय हो, नॉर्मल एग्जांपल के फॉर्म में बता रहे हैं, तो उस केस में आपको यह अलाउंस मिल जाएगा। लेकिन याद रखना आपको डेली अलाउंस नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आपको डेली अलाउंस मिल गया तो उस केस में आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस का पार्ट नहीं मिलेगा। ग्रांटिंग टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग हिज ड्यूटी बट सच एम्प्लॉयज नॉट इन रिसिप्ट ऑफ डेली अलाउंस। तो अगर उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिल रहा है, ये वाला अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय, गलती से ट्रांसपोर्ट अलाउंस बोल रहा हूँ, अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय, ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय को जो अलाउंस मिल रहा है तो उनको डेली अलाउंस नहीं मिलना चाहिए, तब जाके ये एग्जम्पशन मिल जाएगी। अगर डेली अलाउंस में मिल रहा है तो ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। यानी अगर दोनों साथ में मिल रहे हैं तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, समझ गए। और अगर डेली अलाउंस नहीं मिल रहा तब जाके ये एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो क्या मिलेगी, 70% ऑफ सच अलाउंस, जो भी अलाउंस दिया गया है ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय को उसका 70% या 10,000 दोनों में से जो कम हो। अभी 10,000 पर मंथ है याद रखना। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि एक एम्प्लॉय को 15,000 रुपीज़ दिया गया पर मंथ का अलाउंस, जो कि ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय, तो 15,000 टू 12 कितना हो गया, मेरे हिसाब से होता है 180। 180 का 70% निकालिए कितना होता है, मैं कैलकुलेशन में कमज़ोर हूँ, तो देखिए आएगा 1,26,000। ठीक है, और ये 10,000 पर मंथ है तो 10,000 टू 12 कितना हो गया, 1,20,000। दोनों में से जो कम है तो कितना कम है,
120 का, इतनी क्या मिल जाएगी, एग्जम्पशन मिल जाएगी। अब सोचिए कि देखिए मैंने क्या बोला कि आपको रियल में अलाउंस कितना मिला है, 180 अलाउंस मिला है, उसमें से जो एग्जम्पशन मिली है वो कितनी मिली है, 120। 120 कैसे निकाली, दोनों में से जो कम हो, दोनों में से कम कैसे, जो सच अलाउंस मिला है उसका 70%, 180 का 70% 1,26,000 होता है, और 10,000 इंटू 12 ये एक तरीके से क्या है, पहले से ही गिवन है। तो 120 दोनों में से जो कम है, तो दोनों में से जो कम कितना है, 120। तो 180 जो आपको एक्चुअल अलाउंस मिला उसमें से 120 की एग्जम्पशन चलेगी, और बाकी 60,000 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। इस तरीके से देखना है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, कोई ना कोई अमाउंट लो टैक्सेबल तो होगा ही। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सिंपल छोटा सा अमाउंट ले लिया, 50,000 ले लिया, तो 50,000 का 70% कितना होता है कि आपको अलाउंस जो कंपनी दे रही है साल का वो 50,000 दे रही है, किसको, ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज़ को। तो 50,000 का 70% 35,000, और 10,000 इंटू 12 कितने होते हैं, 1,20,000। तो 35,000 या 1,20,000 विच इज़ लोअर, तो हम क्या बोलेंगे 35, इतनी एग्जाम्पशन मिल गई। और अलाउंस रियल में कितना मिला था, 50,000 मिला था, 50,000 में से 35 गए, तो बाकी कितना टैक्सेबल हो जाएगा, 15,000। क्योंकि यहाँ पे लिया ही क्या गया एग्जाम्पशन का, लोअर पार्ट। हायर होता तो अलग बात होती, फिर तो नील भी बन सकता था, लेकिन लोअर पार्ट है तो कुछ ना कुछ टैक्सेबल पार्ट तो बनेगा ही बनेगा। क्योंकि आपको जो अलाउंस मिला है उसका पहले 70% बोल रहा है, और 10,000 टू 12 ये तो है ही मैक्सिमम, लेकिन इसमें लोअर पार्ट बोल दिया। तो जनरली अगर आपका अलाउंस कम होता है तो उस केस में क्या है, आपका लोअर पार्ट ही आएगा, और लोअर पार्ट कितना है आपका, 35 है। अगर आपका अलाउंस बहुत ज़्यादा होता है, उस केस में भी उसका 70% आया, तो अगर वो 120 से ऊपर भी हो जाता है तो तब भी आपको 120 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि लोअर की बात कर रहा है। तो कुछ ना कुछ अलाउंस का पार्ट टैक्सेबल होगा ही होगा। अब देखिए बॉर्डर एरिया अलाउंस की बात कर रहा है, ये देखिए वही पार्ट है जैसे आपको मैंने बताया कि रिमोट एरिया हो गया, डिस्टर्ब्ड एरिया हो गया, डिफ़िकल्ट एरिया अलाउंस हो गया। बहुत ज़्यादा आप देखोगे यूपी का बॉर्डर होता है, राजस्थान का बॉर्डर हो गया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, डिफ़िकल्टी के चांस है। हम बोल सकते हैं कि आपस में सेना यानी अपनी अपोजिट कंट्री जो भी, जैसे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो जहाँ पे भी उनकी बॉर्डर है तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहती है। बहुत ज़्यादा आपको पता है कि वॉर के चांसेस जनरली रहते ही रहते हैं, और कभी ना कभी क्या होता है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा होता रहता है। तो जनरली इन्होंने क्या कर दिया है कि 6 कैटेगरी बना दी, यानी 6 क्लासेस बना दी, ABCDEF ऐसे, और ऐसे करके इन्होंने क्या कर दिया 200 से लेकर 1300। अब देखिए मेरे पास इसका भी डिटेल पार्ट पड़ा है, लेकिन मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कहाँ से आएगा बताइए, आपको याद रहेगा क्या, हिमाचल प्रदेश है, अंडमान निकोबार है, मिजोरम है, जम्मू कश्मीर है, यूपी है, लक्षद्वीप है, ठीक है, मिनिकॉय आइलैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, सिक्किम है, त्रिपुरा है। फिर इसके अलावा और भी दे रखा है, मणिपुर, आसाम, मेघालय, और सम पार्ट्स ऑफ शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ये सारे इसमें इंक्लूड है। अब इसमें क्या बोल दिया, 200 पर मंथ है एक तो अमाउंट, एक 300 है, एक 750 है, एक 1050 है, एक 1100 है, और एक 1300 है। इस तरीके से 6 कैटेगरी बना दी। अगर आप किस जगह काम कर रहे हो उस कैटेगरी के हिसाब से वहाँ तक का पार्ट एग्जाम्प्ट है। अगर आप सी कैटेगरी में हो तो उसमें बोल दिया 1050 अमाउंट, अगर आप डी कैटेगरी में हो तो उसमें बोल दिया 750 अमाउंट, अगर आप है ना एफ कैटेगरी में हो तो उसमें बोल दिया 200 रुपीज़ अमाउंट, अगर आप ए कैटेगरी में हो तो उसमें बोल दिया 1300। तो ए कैटेगरी मतलब क्या है, ज़्यादा अलाउंस मिल रहा है, और एफ कैटेगरी मतलब क्या है, कम अलाउंस एग्जाम्पशन के फॉर्म में मिल रहा है। तो अगर ए कैटेगरी में है तो इसका मतलब क्या हो गया, बहुत डिफिकल्ट एरिया है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है वहाँ पे काम करने में, ये हो गया आपकी एक तरीके से जान को भी खतरा हो सकता है। तो उस केस में आपको ज़्यादा अलाउंस दिया जाता है अगर आप वहाँ पे काम करते हो, तो ये बॉर्डर एरिया अलाउंस हो गया, इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। फिर बोल रहा है कंपनसेटरी अलाउंस, वो किस में है, ये बोल रहा है क्षतिपूर्ति भत्ता किसका, फील्ड एरिया का, और एक तरह का मॉडिफाइड फील्ड एरिया का। तो देखिए इसको ऐसे बोलना, अगर कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस है, ठीक है, अगर कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस है तो 2600 पर मंथ इन सम केसेस। अब देखिए सम केसेस का मतलब वो इसमें सिटीज़ के नाम होंगे, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, यूपी हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, और मणिपुर और नागालैंड का ऑल एरिया हो गया। तो ये नहीं आएगा एग्जाम में, आपको इतने याद ही नहीं रहेंगे मुझे पता है। तो मेन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो मैंने डार्क कर रखे हैं ना बोल्ड, जनरली वही आएंगे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर का आ गया अलाउंस, ठीक है, अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय, ये जनरली चांस होंगे। ये बॉर्डर एरिया, ये कंपनसेटरी की बात कर रहा है, ये टिपिकल है। ये बोल रहा है एम्प्लॉय कैन नॉट क्लेम बॉर्डर एरिया अलाउंस इफ दिस एग्जाम्पशन इज टेकन। अगर आपने ये ले ली या ये ले ली तो आप बॉर्डर एरिया अलाउंस नहीं अवेल कर सकते हो, तो दोनों में से एक ही एग्जाम्पशन ले पाओगे। ये जो 2600 है ये इसकी है, और मॉडिफाइड फील्ड एरिया बोलेगा तो ये इसकी है। मॉडिफाइड फील्ड एरिया के केस में देखिए मैं सिटीज़ के नाम आपको बता देता हूँ, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, यूपी, जम्मू कश्मीर और मिजोरम के कुछ एरिया, और त्रिपुरा।
ये आ गया। अब देखिए इतने सारे हैं तो आपको याद ही नहीं होंगे इस तरीके से। फिर आपको दे रखा है अंडरग्राउंड अलाउंस, जो कि कहाँ पे काम करते हैं, माइंस में। एम्प्लॉय वर्किंग इन और अंडर माइंस, तो माइंस में काम कर रहे हैं या नीचे एक तरीके से ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो 800 रुपीज़ पर मंथ। अब देखिए अगला क्या बोल रहा है, ये रहा आ गया हाई एल्टीट्यूड अलाउंस। क्या बोल रखा है, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस। अब देखिए याद रखना कि वो अलग है, वहाँ पे क्या दे रखा था, स्पेशल कंपनसेटरी हिली एरिया अलाउंस। तो अगर ये आ गया तो यहाँ पे क्या है, जनरली वो स्नो एरिया हो गया जहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है, ऊंचाई है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं 9000 फीट या उससे ऊपर हो, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, कुछ सिटीज़ में 300 है और कुछ में 800 है, और जम्मू एंड कश्मीर के सियाचिन एरिया में 7000 पर मंथ का पार्ट दे रखा है। लेकिन अगर आपका इस नाम से आ गया, जो कि किस नाम से है, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस। ठीक, अब यहाँ पे इसको बोला ग्रांटेड टू मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेज ऑपरेटिंग इन हाई एल्टीट्यूड एरिया। अब वो तो किसी के लिए था, उसमें जनरली आप देख सकते हो कि वहाँ पे कहीं पे भी स्पेसिफिकली ये नहीं दे रखा था कि ये किसके लिए है, कुछ भी नहीं दे रखा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन में क्या दे रखा है कि ये सेना के जवानों के लिए। ठीक है, ग्रांटेड टू मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस ऑपरेटिंग इन हाई एल्टीट्यूड एरिया। तो अगर वो 9000 फीट से लेके 15000 की फीट पे काम करते हैं तो 1060 पर मंथ एग्जाम्शन मिलेगी, और 15000 फीट से ज़्यादा पे है तो 1600 पर मंथ की एग्जाम्शन मिलेगी। अब आप बोलोगे सर अगर 9000 फीट से कम पे है तो ये एग्जाम्शन मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। और ये जो 9000 फीट ये दे रखा है 15000, ये सी लेवल से बोलता है, याद रखना जब भी ये बोलेगा कि समुद्र के स्तर से आप 9000 फीट से लेके 15000 फीट और 15000 फीट से ऊपर, तो ये 1060 पर मंथ और ये 1600 पर मंथ का पार्ट है। अब देखिए आपको रियल में कितनी मिली, मान के चलिए रियल में आपको मिली 1200 पर मंथ। ठीक है, तो उसमें से 1060 लेस हो जाएगी ऐसे। अगर मान के चलिए आप इस एरिया में हो तो पूरी की पूरी एग्जाम्प्ट है, क्योंकि 1200 मिली है जो कि 1600 पर मंथ के अंदर आ रही है, सीधी सी बात। तो यहाँ पे जब हम केस पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे 1060 एग्जाम, बाकी आपकी क्या हो जाएगी 140 रुपीज़ पर मंथ टैक्सेबल हो जाएगी। जबकि अगर इस एरिया में होते तो पूरी की पूरी एग्जाम्प्ट होती, क्योंकि हमें पता है कि हमें कौन सा पार्ट लेना है, कि जो हमें दिया गया है एम्प्लॉयर द्वारा और जो इनकम टैक्स एक्ट में बोल रखा है कि कितना है, तो हम क्या बोलेंगे 1600। दोनों में से जो कम हो उतनी हमें एग्जाम्शन मिल जाएगी, तो हमें 1200 की पूरी मिल जाएगी अगर हम इस पर्टिकुलर एरिया में आते हैं। ठीक है, और कम वाले एरिया में आते हैं तो बाकी टैक्सेबल हो जाएगा, सीधी सी बात। अब ये बोल रहा है हाईली एक्टिव फील्ड एरिया, तो देखिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये टिपिकल भी है। कह रहा है ग्रांटेड टू द मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस। अब देखिए इसमें भी याद रखना कि ये पूरे होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है, क्योंकि यहाँ पे कहीं नहीं दे रखा स्टेट स्टेट के नाम, तो अप टू ₹4200 पर मंथ। और देखिए ये हाईली एक्टिव फील्ड एरिया बोल रहा है, जनरली इसको आप ऐसे बोल सकते हो स्पेशल कंपनसेटरी हाईली एक्टिव फील्ड। अब देखिए यार ना, स्पेशल कंपनसेटरी हाईली एक्टिव फील्ड वो अलग है, हिली एरिया अलग है, और जब आप ये कंपनसेटरी अलाउंस देखोगे तो इसमें सिर्फ फील्ड एरिया है, तो ये कोई स्पेशल स्पेशल नहीं है, कंपनसेटरी फील्ड है। जबकि नीचे वाला देखोगे वो क्या, हाईली एक्टिव फील्ड है। ठीक है, ये स्पेशल कंपनसेटरी है लेकिन हाईली एक्टिव फील्ड है, तो इस केस में 4200 पर मंथ। देखिए ये फिर भी आ सकता है कभी कभी, तो ये वाला याद रख लेना। आइलैंड ड्यूटी अलाउंस ग्रांटेड टू मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेज इन अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप अप टू ₹3250 पर मंथ, ये दे रखा है। तो इसमें जनरली क्या है, सिर्फ दो ही आइलैंड है, एक अंडमान निकोबार और एक लक्षद्वीप। अब देखिए बोला ट्राइबल एरिया शेड्यूल एरिया मैंने बताया था, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटका, त्रिपुरा, असम। 200 रुपीज़ पर मंथ है। काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस, इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसमें जनरली बोल रखा है मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस ऑपरेटिंग इन एरियाज अवे फ्रॉम देयर परमानेंट लोकेशंस। तो आपको पता है कि जैसे मैं जयपुर में हूँ और मैं आर्म फोर्सेज में हूँ, तो मुझे JNK भेज दिया, जम्मू एंड कश्मीर भेज दिया, क्योंकि वहाँ पे कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि उपद्रव होता रहता है। आपने देखा होगा कि, अब देखिए मेरे को इतना पता नहीं और ऑफेंड मत होना जो भी JNK के हैं, तो वो बोलते हैं कि पत्थर फेंकते हैं, तो उसके हिसाब से क्या करेंगे, आर्म फोर्सेज वाले को तो क्या एक तरीके से ड्यूटी दी गई है, तो उनका तो काम रोकने का ही होगा, तो वो तो रोक रहे हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेज ऑपरेटिंग इन एरिया अवे फ्रॉम देयर परमानेंट लोकेशन। तो वो उस एरिया में क्या कर रहे हैं, जो काउंटर इंसर्जेंसी की बात कर रहे हैं, मतलब उपद्रव को नियंत्रण कर रहे हैं, जो भी विद्रोह हो रहा है, जो भी एक तरीके से क्या हो रहा है, पत्थर फेंके जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उसको रोक रहे हैं, तो एक तरीके से उनकी जान को खतरा हो रहा है, तो उनको रोक रहे हैं, तो उनको ज़्यादा मिलेगा। 3900 रुपीज़ पर मंथ एग्जाम्प्ट है। तो मेरे हिसाब से अगर गवर्नमेंट ने उनको क्या कर दिया, 6000 रुपीज़ दे दिया पर मंथ, तो उसमें से 3900 एग्जाम्प्ट हो जाएगा और बाकी 2100 का हो जाएगा टैक्सेबल। तो यहाँ तक का पार्ट उनके लिए एग्जाम्प्ट कर दिया है, क्योंकि मेरे हिसाब से क्या होगा, एक तरीके से अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड भी करती है तो उन्हें ज़्यादा अलाउंस प्रोवाइड करती होगी, और इनकम टैक्स में इतना उनके लिए क्या कर दिया होगा, एग्जाम्प्ट कर दिया होगा, तो बाकी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल
हो जाएगा। अब देखिए ये थोड़े थोड़े ऐसे पढ़ने थे, फिर भी मैंने डिटेल में बता दिया। ये जनरली कोई बताता नहीं इतना पार्ट, बोलता है कि ये चलो देख लेना, आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने धीरे धीरे करके बोल दिए, चाहे मेरी वीडियो लेंथी हो रही है। अब लास्ट जो पार्ट है मेरा क्या बचा है इससे रिलेटेड, और हाँ ये जो मैंने सिंपल अलाउंस बताए थे आपको यूनिफॉर्म, इसका एग्जाम्पल आप देख लेना, सिंपल सा है कि अमाउंट ऑफ अलाउंस मिला और उसमें से कितना खर्च किया, तो बाकी क्या है टैक्सेबल। जैसे देखिए अलाउंस मिला 40,000 और ये 41 है स्पेंड किया हुआ, तो बाकी क्या हो जाएगा नील, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया जितना एक्सपेंस किया अगर वो कम है तो बाकी जो बचा वो टैक्सेबल होगा। देखिए 50 में से 42 गए, 68 में से 64 गए तो 4000 आ गया। रिसर्च अलाउंस देखिए 1 लाख में से 90 गए, 18 में से 70 गए, तो यहाँ से आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा। 40 से 41 गए तो क्या बचा, नील ही बचा, क्योंकि आपने ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया। ठीक, तो अगर आपने कम स्पेंड किया हो, जितना आपको अलाउंस एम्प्लॉय ने दिया है उससे कम किया है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर कम है, तो बाकी अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाता है। तो एक बार देख लेना, सिंपल सा पार्ट है और क्या इतना टिपिकल थोड़ी है। अब देखिए फुली एग्जेम्प्टेड, होली एग्जेम्प्टेड दे रखे हैं, तो क्या बोल रखा है, अलाउंस रिसीव्ड फ्रॉम यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, आप यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पे क्या एक तरीके से एम्प्लॉय हो, काम कर रहे हो, तो बेसिक सैलरी और अलाउंस पेड बाय द यूएनओ टू इट्स एम्प्लॉय आर नॉट टैक्सेबल। इसका मतलब चाहे यहाँ पे काम भी कर रहे हो इंडिया में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय भी हो, और आपको जो अलाउंस मिला है, बेसिक सैलरी या अलाउंस मिला है, वो भी क्या होगा, टैक्सेबल नहीं होगा, वो एग्जेम्प्ट है, ये बोल दिया। अब देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, कंपनसेटरी अलाउंस अंडर आर्टिकल 222 सबसेक्शन 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ फुली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो देखिए ये तो मुझे कहीं से एक्स्ट्रा मिल गया, तो आप देख लेना कि संविधान के जो आर्टिकल है उसके अकॉर्डिंग जो कंपनसेटरी अलाउंस मिला है, तो कभी क्वेश्चन में दे देगा तो देख लेना, इसका ज़्यादा डिटेल पार्ट देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट कौन से आपके यूएनओ से रिलेटेड है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि ये तो स्पेसिफिकली एक्स्ट्रा दिख गया मेरे को, इसलिए मैंने कवर कर दिया। ये देखिए बोल रहा है अलाउंस टू जजेज ऑफ द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट, एनी अलाउंस पेड टू जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ये बोल रहा है अंडर सेक्शन 22A सबसेक्शन 2, ये बोल रहा है कि कोई सा भी अलाउंस जो पे किया गया है जो इसके अंदर है, एंड समचुरी अलाउंस अंडर सेक्शन 22C ऑफ द हाई कोर्ट जजेस एक्ट 1954 इज नॉट टैक्सेबल। ये जो समचुरी अलाउंस होता है, ये जनरली इसको हिंदी में बोलते हैं सत्कार भत्ता। यानी हम नॉर्मली ये बोलते हैं कि देखिए गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं, ज़रूरी नहीं आप जजेस की बात कीजिए, मान के चलिए गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, उनको क्या 10,000 पर मंथ मिल रहे हैं। अब वो क्यों मिल रहे हैं, क्या बोलते हैं कि कोई भी बड़ा अफसर आता है तो उसकी थोड़ी सी आवभगत करनी पड़ती है, देखभाल करनी पड़ती है, उनके लिए एक तरीके से गेस्ट ऑफ ऑनर थोड़े से खर्चे करने पड़ते हैं, वो आते हैं। तो उस केस में क्या है कि जो भी कैबिनेट ऑफिसर हो गया या जो भी पर्सन हो गया, एम्प्लॉय हो गया, एक तरीके से उसको अलाउंस दिया जाता है कि आपको हम समचोरी अलाउंस दे रहे हैं। वैसे ही ये बोल रहा है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये अलाउंस मिल रहा है कि आप ले लो आराम से, और कोई भी आपके पास पर्सन आएगा उसके आपको देखभाल करनी है, सत्कार करना है, आदर करना है, ऑनर करना है उसको, तो उसके ऊपर जो भी खर्चे कर रहे हो वो इसमें से आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, और आपका पूरा का पूरा क्या है एग्जेम्प्टेड, टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन आप बताइए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहाँ से कोई खर्चा करेंगे, तो ये तो ऐसे उनको प्रोवाइड कर दिया क्योंकि इस पोजीशन पे वो बैठे हैं, उन्होंने इतना एफर्ट किया है, सीधी सी बात है। तो देखिए ये बोल रहा है कि ये इस एक्ट के अकॉर्डिंग मिला है और कोई सा भी अलाउंस हो गया, ये बोल दिया इसने। ठीक, देखिए ये पार्ट तो सीधा हाई कोर्ट का था, और यहाँ क्या बोल दिया, अलाउंस टू द सुप्रीम कोर्ट जजेस अंडर सेक्शन 23B ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1958 इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। तो इसका मतलब क्या है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके लिए एग्जेम्प्ट होता है। जनरली जो अलाउंस होता है वो किसके लिए होता है, रेंट फ्री एकोमोडेशन का पार्ट हो गया, क्योंकि जजेस क्या करते हैं एक तरीके से, मान के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो किसी पर्टिकुलर, या हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो किसी सिटी में क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर ये दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। आपको पता है कि जैसे मैं जयपुर हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, तो कोई पर्सन अपॉइंट हुआ जो कि दूसरी सिटी में रहता था, लेकिन अब उसको क्या करना पड़ रहा है, जयपुर हाई कोर्ट पे एक तरीके से जज के फॉर्म में अपॉइंट होना पड़ रहा है, तो उसको यहीं पे क्या चाहिए होगा, अकोमोडेशन चाहिए होगा, तो उसको रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल रहा है, तो उससे रिलेटेड जो भी अलाउंस दिया गया है वो सारा का सारा टैक्स फ्री हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे पार्ट एग्जम्प्ट हो जाते हैं जजेस के लिए। फिर आपको बोल रखा है फोर्थ पार्ट में, सैलरी टू टीचर और प्रोफेसर फ्रॉम सार्क मेंबर स्टेट। ये जनरली आप जानते होंगे, इसको हम बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। आपको अगर पता नहीं है तो मैंने शायद ये रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नाम से चैप्टर था अपना, किसमें, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस में, उसमें बताया था। अराउंड इसमें कितने थे, 7 मेंबर थे, और एक अफगानिस्तान भी जुड़ गया था, याद रखना। अभी इसमें मैंने 7 मेंबर ही लिखे हैं, लेकिन इसमें 2005 में अफगानिस्तान भी जुड़ गया था। तो ये बोल रहा है सैलरी इंक्लूडिंग
अलाउंसेज एंड परक्यूरिट्स ऑफ ए टीचर और प्रोफेसर और रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम सार्क मेंबर स्टेट शैल नॉट बी टैक्सेबल इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। देखिए, इसमें आपको सिर्फ 2 लाइन में समझना है कि अगर आप टीचर, प्रोफेसर, रिसर्च स्कॉलर हो किसी भी सार्क मेंबर स्टेट के, मान के चलिए जैसे मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, अब मैं पढ़ाने गया कहाँ पे, बांग्लादेश, तो वो भी सार्क मेंबर स्टेट ही होना चाहिए सबसे पहली कंडीशन। तो मैं कहाँ गया, इंडिया में हूँ और बांग्लादेश गया, ये नहीं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, जापान जा रहा हूँ, वो इसमें है ही नहीं। तो सीधी सी बात है, मैं दूसरे सार्क मेंबर स्टेट में ही पढ़ाने जाऊँगा। और इसके अलावा ये बोल रहा है कि जो सैलरी या अलाउंस मिल रहा है वो 2 साल तक के लिए एग्जम्प्ट होगा। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा उसके बाद 2 साल तक जो भी मुझे सैलरी अलाउंस मिलेगा वो एग्जम्प्ट होगा, उसके बाद नहीं होगा एग्जम्प्ट। तो जैसे ही मैं पहुंचा उसके बाद 2 साल तक एग्जम्प्ट होगा, सीधी सी बात। तो बोल रहा है सच प्रोफेसर, टीचर और रिसर्च स्कॉलर इज ए रेसिडेंट ऑफ अदर सार्क मेंबर स्टेट प्रायर टू विजिटिंग अनदर मेंबर स्टेट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बोल रहा है कि वो जो प्रोफेसर है, मतलब इंडिया का जो प्रोफेसर है या टीचर है, रिसर्च स्कॉलर है, वो दूसरे सार्क मेंबर का दूसरे सार्क मेंबर स्टेट का सदस्य होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। तो हमें पता है कि हम इंडिया के रेसिडेंट हैं। प्रायर टू विजिटिंग अनदर मेंबर स्टेट, मैं कहाँ जा रहा हूँ, बांग्लादेश में जा रहा हूँ, तो मैं इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए और इंडिया का रेसिडेंट बांग्लादेश में ट्रांसफ़र होना चाहिए, ये बोल रहा है। थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आपको बस ये सोचना है कि इंडिया से बांग्लादेश जा रहे हो, इंडिया से नेपाल जा रहे हो, इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हो, मतलब एक सार्क मेंबर स्टेट का सदस्य दूसरे सार्क मेंबर स्टेट में जा रहा है, बस इसमें ये बोल रहा है। एन इंडिविजुअल इज डीम्ड टू बी रेसिडेंट ऑफ ए मेंबर स्टेट इफ ही शी इज रेसिडेंट इन दैट मेंबर स्टेट इन द फिजिकल ईयर इन विच ही विजिट्स द अदर मेंबर स्टेट और इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फिजिकल ईयर। सीधी सी बात है, रेसिडेंट कब बोल रहा है कि आप जब इंडिया में हो तो पिछले ईयर में, फिजिकल ईयर में आप इंडिया में रेसिडेंट होने चाहिए। इसका मतलब इंडिया में आप रह रहे हो, तब जाके आप बांग्लादेश में जाओगे तो जो भी आपके पास इनकम कमाओगे सैलरी के फॉर्म में, अलाउंस के फॉर्म में, वो टैक्सेबल होगी 2 साल तक। सच विजिट इज फॉर द पर्पजेज ऑफ टीचिंग और एंगेजिंग इन रिसर्च और बोथ एट ए यूनिवर्सिटी और कॉलेज और सिमिलर अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन इन दैट अदर मेंबर स्टेट। तो इसका मतलब टीचिंग का होना चाहिए पर्पज, रिसर्च का होना चाहिए, बोथ एट यूनिवर्सिटी और कॉलेज और सिमिलर अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन इन दैट अदर मेंबर स्टेट। इसका मतलब वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, तब जाके आपको अलाउंस और सैलरी एग्जम्प्ट होगी। द रेमुनरेशन फ्रॉम अफोर्सेड एक्टिविटी इन अदर मेंबर स्टेट इज एग्जम्प्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ अराइवल इन अदर मेंबर स्टेट। आ गया? तो इसका मतलब क्या, जैसे ही आप पहुँचे उस एरिया में, यानी बांग्लादेश में पहुँच गए, नेपाल पहुँच गए, तो वहाँ पे अगर आपने 2 साल तक पढ़ाया, 2 साल तक रिसर्च की, 2 साल तक आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो, तो वो जो भी सैलरी मिल रही है, जो भी आपको अलाउंसेज मिल रहे हैं वो एग्जम्प्ट होंगे। फिर देखिए क्या बोल रहा है फिफ्थ, अलाउंसेज और परक्यूरिट्स टू मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए इस वाले पार्ट में यही बोल रखा है, मैंने देखिए 6 पॉइंट भी ऐड कर दिया क्योंकि मैं ये भूल गया था, फिर आप बाद में बोलते कि सर पर्टिकुलर ये पार्ट रह गया, तो मुझे ध्यान आ गया कि ये पर्टिकुलर पार्ट तो रह ही गया था इससे रिलेटेड और ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो देखिए हम ये पढ़ रहे हैं, ये बोल रहे अलाउंस और परक्यूरिट्स टू मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी के जो भी मेंबर हैं, यानी चेयरमैन हो गया, रिटायर्ड चेयरमैन हो गया, या कोई भी मेंबर हो गया, रिटायर्ड मेंबर हो गया, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल गजट में नोटिफाई किया हुआ है कि इन्हें पर्टिकुलर जो भी अलाउंस या परक्यूरिट्स दिया हुआ है वो एग्जम्प्ट होना चाहिए। तो बोला एनी अलाउंस और परक्यूरिट एस में बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गजट इन दिस बिहाफ। तो जनरली हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, समच्योरी अलाउंस हो गया, जो मैंने बताया सत्कार भत्ता, क्योंकि आपको पता है कि ये जो चेयरमैन होते हैं तो बहुत सारे गेस्ट ये जनरली आते हैं किसी न किसी पर्टिकुलर वे में, बहुत सारी अथॉरिटी आती है, मिलती है, तो उन पे एक्सपेंडिचर होता है, तो उनके लिए इन्हें क्या दे दिया जाता है, अलाउंस दे दिया जाता है। तो किस फॉर्म में दे दिया, समच्योरी अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या हो गया कि ये अपने घर से ऑफिस के लिए आ रहे हैं, ऑफिस से घर की तरफ जा रहे हैं, तो वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे दिया गया। अब देखिए इनके लिए टैक्सेबल थोड़ी है, वैसे तो मैंने क्या बताया ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुली टैक्सेबल है, लेकिन इनके लिए एग्जम्प्ट है। ठीक है, तो कोई भी अलाउंस या परक्यूजिट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल गजट में नोटिफाई कर दिया, किसके लिए, पेड टू द चेयरमैन, रिटायर्ड चेयरमैन, एनी अदर मेंबर और रिटायर्ड मेंबर ऑफ यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एग्जम्प्ट है। अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया, याद रखना, अगर मैंने बोला गवर्नमेंट क्या करती है, मैंने आपको बताया था वो कि प्लेस ऑफ अक्रूवल जो भी है सर्विस का वो बाहर है, तो तब मैंने आपको पहले की वीडियो में, सैलरी वाली वीडियो में जाके देख लेना, उसमें बताया, डीम्ड वाली वीडियो में बताया था, डीम टू अक्रू इन इंडिया, उसमें भी बताया था। तो देखिए अगर मैं सैलरी की बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या कर रहा है, इंडिया के बाहर काम कर रहा है, तो सैलरी टैक्सेबल है, लेकिन अलाउंस या परक्यूजिट्स क्या है, एग्जम्प्ट है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि मेन कंडीशन क्या है, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, बाहर काम करना चाहिए और गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होना चाहिए। सीधी सी बात, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय मेन है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको अपॉइंट किया हो।
एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 एनी अलाउंस और परक्यूरेट्स अलाउड आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट टू एन इंडियन सिटीजन फॉर रेंडरिंग सर्विस आउटसाइड इंडिया इज होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। टैक्स पॉइंट, assessee मस्ट बी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सिटीजन ऑफ इंडिया, वर्किंग आउटसाइड इंडिया। तो खुद सोचिए कि गवर्नमेंट ने अगर उसको कोई भी अलाउंस दिया है बाहर कोई सा भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, कन्वेंस अलाउंस हो गया, हेल्पर अलाउंस हो गया, सर्वेंट अलाउंस हो गया, कुछ भी हो गया, वो सारा का सारा पार्ट क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा, क्योंकि बोल रहा है एनी अलाउंस और परक्यूजिट्स भी आगे याद रखना, अलाउड आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट टू एन इंडियन सिटीजन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टैक्स पॉइंट क्या है, असेसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और सर्विस बाहर दी हुई होनी चाहिए, वर्किंग आउटसाइड इंडिया, तब फुली एग्जाम्प्ट है। एनी अलाउंस और परक्यूजिट्स टू सच एम्प्लॉय शैल बी एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 7। ये हो गया अपना पार्ट खत्म। मेरे हिसाब से मैंने सारा पॉइंट बता दिया। अब देखिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मैंने आपको करवाया था अभी, ये दो, तो इसके नीचे मैं एक क्वेश्चन और आपको ऐड करके दे रहा हूँ। 1 मिनट रुकिए, मैं लिख लेता हूँ जिससे आपको पता चल जाए। मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। देखिए अब मैंने ये लिख लिया है, चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस एट ₹240 पर मंथ फॉर 3 चिल्ड्रन गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, कैलकुलेट टैक्सेबल अलाउंस जो कि एम्प्लॉय के लिए होगा। अब देखिए आप बस ये सोच लेना जब भी आप करेंगे तो ये 240 पर मंथ फॉर 3 चिल्ड्रन है, तीनों चिल्ड्रन के लिए एक साथ है। तो अब निकाल के बताना और याद रखना कि वो साल वाला निकाल के बता देना, प्रीवियस ईयर के हिसाब से, मतलब 12 महीने के हिसाब से निकाल के बता देना। अब ये मत बोलना कि सर कितने महीने काम किया क्या किया, तो ये प्रीवियस ईयर के हिसाब से निकालना आपको 1920 के अकॉर्डिंग। तो 240 आपका एवरेज है। चलो मैं आपको हिंट भी देता हूँ, 240/3 करोगे उसके हिसाब से आएगा। जितना जो अलाउंस है वो रिसीव हुआ तो वो 240 × 12 × 3 करोगे। और जब एग्जामिशन का पार्ट देखोगे तो उस केस में आपको 2 बच्चों का ही पार्ट लेना है, 3 बच्चों का नहीं लेना। तो ये मैंने आपको हल्का सा हिंट दे दिया, एक बार करके देखना, नहीं आएगा तो अगली वीडियो में तो मैं आपको समझाऊंगा कि परक्यूजेट्स वाला वीडियो आएगा, उसमें बीच में मैं आपको या शुरू में ही आपको बता दूंगा कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, अगर आपने सॉल्व ढंग से कर लिया तो अच्छी बात है, मैं ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर नहीं बता पाए तो मुझे समझाना ही पड़ेगा, जो मैं आपको अगली वीडियो में समझा दूंगा। ठीक, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बीच बीच में थोड़ा फंबल माराऊंगा क्योंकि मैंने बताया कि तबीयत खराब रहती है तो आदमी क्या करता है, थोड़ा सा उसके तार हिल ही जाते हैं, तो हल्के से तार हिले हुए हैं, लेकिन फिर भी मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे ढंग से सारी समझाने की कोशिश की है। और अगली वीडियो में कवर कर लेंगे अपन परक्यूजिट्स का पार्ट। आज की वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई क्योंकि आराम से मैंने समझाया। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।